इससे रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई। अरे अरे, अभी अभी हुई है, माफ करिए। अच्छा, मुझे अच्छा प्रस्ताव दिया। मैंने शुरू किया था लेकिन वो बटन दबाना रह गया मेरे हाथ से। धन्यवाद साहब, आपने मुझे हाँ, मैं इसी चक्कर में था कि चालू हो गया। चलिए, मैं पुनः मेरे दृष्टिकोण पे आता हूँ कि जैसे इन 400 सालों में पहले तो रेलवे का इंजन बना, उसके बाद कृषि क्रांति हुई, फिर संगणक क्रांति हुई, अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति है। ऐसी बहुत सारी भौगोलिक और वैचारिक क्रांतियों से ये 200 साल गुजरे हैं। और सामाजिक परिवेश भी बहुत बहुत बदला है। तो इसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा है और हमारी उंगलियों की रचना बदली है। और इसका भी मैं आपको एक रिसर्च पेपर देने वाला हूं। मैं आपको ये रिसर्च पेपर क्यों दे रहा हूं कि आपका एक दृष्टिकोण बने, क्या संशोधन हो रहे हैं, कैसे संशोधन दुनिया में चलते हैं, कौन कौन से सालों में क्या क्या संशोधन हुए हैं, हम कहाँ हैं, दुनिया कहाँ है। आज की तारीख में क्या सही है क्या गलत है वो भी हम पढ़ रहे हैं। जो संशोधन हुए हैं वो कहाँ तक सत्य रहे, आज की उनकी स्थिति क्या है वो भी हम पढ़ रहे हैं। संशोधन या यूं कहें शास्त्र हमेशा अपनी चरम सीमा को बदलते रहता है, या यूं कहें वो कभी भी चरम सीमा को पहुंचता है। जो उसकी जो उसकी एक स्थिति आज है, संभवतः उसकी स्थिति कल इससे बेहतर होगी, परसों इससे बेहतर, और आने वाले दिनों में इससे और बेहतर। एक मिसाल बता दूं मैं आपको। 1906 में जे जे थॉमसन, इनको अणु के संशोधन पर पहला नोबेल दिया गया फिजिक्स। डॉक्टर जे जे थॉमसन, उन्होंने बताया कि अणु एक पदार्थ कण है, आंखों को दिखता नहीं लेकिन वो कण के स्वरूप। और उनको उसका नोबेल दिया। अब देखिए कैसी कैसी घटनाएं घटी। 1906 जे जे थॉमसन, और 1936 उन्हीं का लड़का पीजे थॉमसन। ये जे जे है और वो पीजे है। इसको भी नोबेल मिला, और उसने बोला कि मेरे पिताजी ने बोला है वो गलत है। ये तो एक अणुओं की यात्रा चल रही है, ये केवल अणु नहीं है। अणु एक केवल पदार्थ कण नहीं है, ये तो पदार्थ कणों की एक लंबी यात्रा चल रही है, जिसमें कण भी है, और इसका एक लहर के रूप में दृश्यमानता भी है। और वो सत्य हो गया। और इसके बीच में 1925 श्रोडिंगर, 1932 आइजन आइजनबर्ग, वार्नर आइजनबर्ग, ये दोनों को भी नोबेल मिला है। किसके लिए? अणु के संशोधन की। ये चारों शास्त्रज्ञ क्या करे? अणु का संशोधन। और चारों लोगों ने अलग अलग दृष्टिकोण रखे, इन चारों को भी नोबेल मिला है। आइजनबर्ग कहता है ये मात्र वेव्स हैं। श्रोडिंगर कहता है ये वेव्स भी नहीं, पार्टिकल्स भी नहीं, ये तो केवल तरंगे हैं अलग अलग। और ये तीनों को वापस खारिज करके पीजे थॉमसन अलग ही दृष्टिकोण देता है। तो ये ध्यान में रहे, समय और काल सापेक्षता हर शास्त्र के लिए बिल्कुल एक प्रमाण है निरंतर विकास। हम किसी ऐसे दौर में आके नहीं बैठे कि जहां विकास रुक गया है। अब महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा स्वतंत्रता है, बहुत ज्यादा सम्मान है, जो किसी जमाने में नहीं था। आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा। तो महिलाओं के जन्म या गर्भधारणा की स्थिति में, जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती है, गर्भधारित होती है, उस यात्रा में जो जो विशेष उनको भौगोलिक, सामाजिक परिवेश, वैचारिक परिवेश मिलते हैं, उसके आधार पर रचनाएं बदलती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। आप कभी भी, मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, इस किताब में वो लिखा है, इस किताब में ये लिखा है,
ये सारी बातें आपको समय के साथ जोड़नी पड़ेगी। कोई कोई भी लेखक गलत नहीं है, कोई भी आदमी गलत नहीं है। सबने अपने अपने समय पे उचित और विशेष अभ्यास करके अपना दृष्टिकोण रखा है। बजाज आपके साथ बात कर रहे हैं आज, और जो बजाज आपको आज अभ्यास दे रहे हैं ये सत्य प्रमाण नहीं है। कल ये शायद बदल सकता है, क्योंकि विज्ञान अपनी यात्रा निरंतर नए मुकाम पे लेके जाता है, नए मुकाम पे पहुंचने की करता है, एक जगह विज्ञान पे ही ठहरता नहीं है। तो इसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। आपको समय के साथ नए नए दृष्टिकोण अपने अभ्यास में सम्मिलित करने, तब जाके आपके सारे अनुमान, आपका विवेचन, आपका दृष्टिकोण 100% सही आएगा। अन्यथा पुरानी किताबों को लेके बैठेंगे, आज की तारीख में वो सही नहीं है। सर केवल स्क्रीन फ्रीज हो रही है आपकी, रुक गई अच्छा, है। अच्छा, मेरा चित्र रुक गया क्या? ओके, ओहो, ओके, अब इसके लिए क्या करूं? वो तो कर दिया, वो तो समय साइलेंस। मैं स्क्रीन को सही कर रहा हूँ, कुछ समय का समय दीजिए मुझे, कुछ समय दीजिए बस। चार सौ पैंतालीस नहीं है। सर आप देखिए, हाँ जी सर, अभी ठीक हो गया आपका मूवमेंट, ठीक है ठीक है। माफी चाहूंगा, कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती है। देखिए, ये मैंने जो अभी बात कही थी कि समय के साथ कैसी इंसान की स्थिति बदलती है, एक रिसर्च पेपर आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मानव डिजिटल सूत्र संस्करण 2.2.0, 3D, 4D, 2D, 1D, 5D। अब ये क्या है ये भी बता रहा हूँ। मध्यमा, अनामिका, तर्जनी, अंगूठा और छोटी उंगली, इनके साथ एक विशेष अनुपात अभी आज की तारीख में बन रहा है। लेकिन फ्रेडरिक वुड जोन्स, इन्होंने 1920 में एक संशोधन किया था उस जमाने का, यूरोप के विशिष्ट देशों के लोगों के साथ हाथ की विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए तथाकथित डिजिटल सूत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। जोन्स ने सुझाव दिया कि मानवीय हाथों में तर्जनी उंगली की निरपेक्ष लंबाई आमतौर पर अनामिका उंगली से अधिक होती है। देखो कितना एकदम हमको संदेह बनाने वाला यह स्टेटमेंट है। 1920 के दशक में इंसान के, मानवों के हाथ में, जहां पे मतलब संभव है कि महिलाएं, मनुष्य, सभी के हाथों में
तर्जनी उंगली की लंबाई आमतौर पर अनामिका उंगली से लंबी होती थी। मानव डिजिटल 2D 4D 2D बड़ा है, 2D यानी तर्जनी आपकी अनामिका से बड़ी है, जबकि बंदरों में अनामिका उंगली तर्जनी से लंबी होती है। बंदरों के जीवन में ये स्थिति आज भी कायम है। बंदरों की तर्जनी अनामिका से बड़ी है, या यूं कहें कि बंदरों की तर्जनी जो है वो विकसित नहीं होती है, अनामिका काफी विकसित है, और यही स्थिति आज भी है। लेकिन मानवों ने निरंतर प्रगति करते हुए अपने जीवन के एक विशेष ऊंचाई को स्पर्श कर लिया है। तो अब क्या हो गया, हालांकि पिछले 2 दशकों में दुनिया भर में किए गए 2D 4D अनुपात के अध्ययनों से पता चला कि जोन्स का अवलोकन पूरी तरह से सही नहीं था। दाई और की ऊपरी तस्वीर देखें, ये आपको अभी दाई दिखती है, राइट दिखती है। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि आज की तारीख में क्या हो गया है। आज की तारीख में सबसे बड़ा कौन है, 3D। मध्यमा उंगली सबसे बड़ी है, वो तो हमेशा रहनी हमको जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारी उंगलियों की यात्रा होती है शुरू। दूसरा क्रमांक है उससे छोटी अनामिका, जो आपकी तर्जनी से बड़ी है, क्रमांक 2 हाइट में। ये 4D जो है ये 2D से बड़ी है। सबसे बड़ी मध्यमा, उसके बाद 4D, उसके बाद 2D, उसके बाद 1D। अंगूठा आपके कनिष्ठा से बड़ा आज की तारीख में मिलता है। अंगूठा आपका आपके कनिष्ठा से बड़ा मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास हमें आगे करना है। जब हम कनिष्ठा पढ़ेंगे और अंगूठे को पढ़ेंगे, मैं इसको मजेदार पद्धति से आपको समझाऊंगा। तो 1920 के दशक में जो चीजें हुई है वो बदलती रही। आज की तारीख में स्थिति अलग है, संभवतः आने वाले सालों में ये और अब बदल जाए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि समय सापेक्षता, काल सापेक्षता और स्थल सापेक्षता भी हस्त सामुद्रिक में काम करती है। अतः हमें जो विश्व ने सबसे श्रेष्ठ प्रमाणित तरीका चुना है वो मध्यमा उंगली की लंबाई और आपकी जीवन रेखा, हृदय रेखा, इन दोनों की उगम की लंबाई, ये दोनों के अनुपात को हमेशा पढ़ना है। और उसके अनुपात में फिर एक बार लंबाई मध्यमा की तय हो गई, फिर तर्जनी, अनामिका, कनिष्ठा और अंगूठे के साथ आप चलेंगे। ये विश्व की सबसे प्रमाणित, सबसे ज्यादा सही पाई जाने वाली और सबने स्वीकृति दी हुई ये एक तरीका है अभ्यास का। तो इसे आप जरूर आपके ध्यान में रखें। ऐसे जाएंगे तो फिर आप कोरिया में चले जाओ या फिजी में चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, कहीं भी आपको एक ही तरीका। आज अमेरिका हमारे हमारे बिल्कुल पीछे रहता है। जहां हम पृथ्वी पर बैठे हैं, हमसे 17-18 हजार किलोमीटर पीछे जाने पे अमेरिका हमको मिलता है। अभी हमारे यहाँ रात है तो उनके बाद दिन। तरीके अलग है, विचार अलग है, हाथ की रचनाएं अलग है। तो ये प्रमाण आप लेके जाएंगे तो आपकी गलती होने की संभावना शून्य है। क्योंकि भले ही 2D को एक विशिष्ट मानव के हाथ के रूप में वर्णित किया जा सकता है, सच्चाई यह है कि दुनिया भर में अधिकांश लोग, विशेष पुरुषों में, अनामिका उंगली की निरपेक्ष लंबाई 4D में तर्जनी उंगली की निरपेक्ष लंबाई से थोड़ी अधिक होती है। ये आज की तारीख कहती है कि अनामिका उंगली विशेषकर पुरुषों में, स्त्रियों के साथ इसके परिणाम अलग हैं। पुरुषों के हाथ में अनामिका की उंगली तर्जनी उंगली से थोड़ी अधिक होगी, ये बिल्कुल सामान्य है। कभी कभी ये बदलेगा भी, लेकिन आप औसत देखेंगे, एक परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अनामिका थोड़ी बड़ी है तर्जनी से। इसके कारण से वास्तविक मानव डिजिटल सूत्र संस्करण 2
वो सबसे अच्छी तरह से निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है। दाई ओर की निचली तस्वीर देखिए, मैंने अभी वो तस्वीर लगाई थी। जैसे सबसे बड़ा क्या है, 3D, फिर 4D, 2D, 1D और 5D। सबसे बड़ी होगी आपकी मध्यमा, उसके बाद अनामिका, उसके बाद तर्जनी, उसके बाद अंगूठा, उसके बाद कनिष्ठ। ये सूत्र आज की तारीख से भूलना नहीं। ये लंबाई का सूत्र होता है। मानव अंगूठा आमतौर पर छोटी अंगुली से लंबा होता है। इसे कहते हैं 1D 5D अनुपात। जैसे 4D 2D 4D हम पढ़ते हैं, अनामिका बड़ी हो गई, 2D 4D अनुपात बड़ा हो गया, अनामिका छोटी हो गई, तर्जनी बड़ी हो गई, 2D 4D अनुपात छोटा हो गया। यह अनुपात इसके साथ भी है, 1D 5D के साथ भी है, और यह अनुपात आपके अन्य उंगलियों के साथ भी हमें आगे जोड़ना है, तो ये भूले नहीं। जबकि प्राइमेट्स में आमतौर पे 5D 1D से बड़ा होता है। प्राइमेट्स कौन है मित्रों? प्राइमेट्स हमारे सारे पूर्वज है, जो अलग अलग बंदर से। बंदरों में अंगूठा छोटा और कनिष्ठा बड़ी पाई जाती है। ये 5D अंगूठा कनिष्ठा है, 5D कनिष्ठा है, जो बड़ी है अंगूठे से। ये ध्यान में रखें। इंसानों में अंगूठा कनिष्ठा से बड़ा है, लेकिन बंदरों में कनिष्ठा अंगूठे से बड़ी है। ये मूलभूत सूत्र आप आज से ध्यान में रखें। इस सूत्रों को अब विश्व स्तर की मान्यता है। हम अभ्यास जो करेंगे वो विश्व स्तर की मान्यताओं का करेंगे, क्योंकि कभी जीवन में हमें किसी अंतरराष्ट्रीय अभ्यास या कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होने का मौका मिला, तो हमारे अभ्यास में जो हमारा ज्ञान होगा वो विश्व स्तर के अलग अलग रिसर्च पेपर्स और आज की तारीख की जो नई संशोधन स्थिति है उसके संबंध में उतना ही श्रेष्ठ और अपडेटेड होगा, समय सापेक्ष होगा। तो ये ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। अब हमें मध्यमा उंगली को आज से पढ़ना है। देखिए, मध्यमा यानी सबसे महत्वपूर्ण उंगली है। पहले तो मैं इसकी उंगली की पहचान करा देता हूं, फिर इसके ऊपर आएंगे। यह है हमारी मध्यमा उंगली, जो 3D के नाम से जानी जाती है। थर्ड डिजिट या 3D अंगूठा 1, तर्जनी 2, मध्यमा 3, अनामिका 4, कनिष्ठा 5। ये उंगली जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उंगलियों में से है, जो आपके शरीर के संतुलन के लिए, व्यक्तित्व के संतुलन के लिए, स्पर्श ज्ञान के लिए जो भी विश्व से जानकारी आती है, ये उंगली लेती है। बड़ी गंभीर बात आप समझे। डर्मेटोग्राफिक्स के साइंस में इसको बड़ा महत्व है। वैसे तो सभी उंगलियों का महत्व है, फिर भी इसका इसलिए है क्योंकि ये जो पहला पोर है, इसके ऊपर जो चिन्ह बनेगा वो आपके जीवन का एक आर्थिक सूचकांक होगा, आपकी इकोनॉमी का सूचकांक होगा, आपकी मालमत्ता का, आपकी आमदनी का, आपकी कमाई का, आपकी संपत्ति का सूचकांक होगा। उसमें हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं कि क्या है। एक मजेदार बताता हूं बात, आप सभी ध्यान में रखना। वैसे तो आज के इस अभ्यास का वो कोई इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आगे ये चीजें आपके साथ इसी कक्षा में आने वाली है। मध्यमा के ऊपर आपकी ये जो मध्यमा है मित्रों, मिडिल फिंगर के ऊपर अगर स्पाइरल वर्ल बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मित्रों, 36 साल में मैंने इस अभ्यास को जब भी लोगों के साथ साझा किया, लोगों को बताया, मैंने इसको जितने लोगों के साथ इस्तेमाल किया, उसमें सत्य होने का प्रमाण 100% है।
99.99% भी नहीं, 0.1% भी गलत होने की संभावना नहीं, 100% सत्य जो मैं आप बताने जा रहा हूं। मेरे सारी पुराने साथियों को ये चीजें मालूम है और वो लोग इसे भली भांति जानते भी है, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, और उन्होंने सैकड़ों लोगों के जीवन को रूपांतरित कर दिया इस रहस्य को खोल के। ये ऐसा क्यों करती है, ये चक्र मध्यमा पे आने के बाद क्यों ऐसा करता है, इसके लिए आपको डर्मेटोग्राफिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो डर्मेटोग्राफिक्स का एक बहुत बड़ा रहस्य। आज की तारीख में रहस्य बता देता हूं, जब आपकी इच्छा और तेज हो जाएगी, सीखने की इच्छा प्रबल हो जाएगी, तब डर्मेटोग्राफिक्स की कभी कक्षा लेंगे, उसमें मैं आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताता हूं। आज तो मैं आपको सूत्र दे देता हूं, आप आगे मेरे साथ चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूत्र आपके पास रख लेना। ये सूत्र आपको आपके जीवन के श्रेष्ठतम सूत्रों से मिले, इसके जितना श्रेष्ठ सूत्र हस्त सामुद्रिक में कोई नहीं, और दुनिया में कोई आपको देगा नहीं। ये सूत्र आपको दुनिया में कोई अभ्यासक देगा नहीं, और इसकी जानकारी रखने वाले शायद ही बहुत कम लोग हैं। ये जानकारी आपके आपके मुट्ठी भर लोगों में भी नहीं है, उंगलियों पे गिने जाने लोगों में भी नहीं है। मैं मेरे अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं एक ऐसे अद्भुत रहस्य की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर हस्त सामुद्रिक शास्त्र ने कभी अपना गंभीर दृष्टिकोण दिया नहीं, या यूं कहें ये जो श्रेष्ठतम अभ्यासक होकर गए हैं उन्होंने इसको फैलाया नहीं। कई बार ऐसा कहते हैं कि गुरु अपनी पूरी विद्या नहीं देता, हम गुरु है ही नहीं तो पूरी विद्या छुपाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम तो आपके साथी है, आपके जैसे सहपाठी है, तो जो है पूरा ले लो और आपकी जेब में आपकी बैग में इसको संभाल के रख लेना। ये चक्र ऐसा छिन्न आपकी अनामिका मध्यमा के ऊपर बनता है, ये अक्षय लक्ष्मी का योग है। अक्षय लक्ष्मी का योग है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी पैसा कम नहीं है, जितना चाहिए, जिस दिन चाहिए, जिस समय चाहिए, उनके साथ वो पैसा आ जाए। कभी भी कोई भी काम इनका पैसे के लिए आज तक रुका नहीं है, ना ही रुकेगा। ये काले पत्थर के ऊपर आप रेग खींच लो, आज एक लकीर खींच लो काले पत्थर की, जो मिटती नहीं है। रेत की लकीर नहीं बता रहा हूं जिसको किसी ने भी आके मिटा दिया, काले पत्थर की लकीर बता रहा हूं जो मिटेगी नहीं। इन लोगों को जितना पैसा चाहिए, जिस दिन चाहिए, जिस समय चाहिए, उस समय, उस दिन, उस कार्य के लिए पैसा आएगा। मान लीजिए इनकी आज क्षमता 100 रुपए की है और कल सुबह इनको 10,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, या कोई और, उनको क्या करना है, संकल्प करना है कि मैं कल सुबह 10 बजे ये काम करूंगा, और वो कार्य भी वास्तविक चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शेख चिल्ली जैसे सपने में देख लिया मुझे 10 करोड़ मिलेंगे और कल सुबह 10 करोड़, कुछ नहीं आएंगे। आपका कोई संकल्प होगा, आपकी कोई एक विशेष आयोजन की स्थिति होगी, किसी को आपने जबान दी है, किसी को पैसा देना है, या किसी कार्य को आपको अंजाम देना है पैसे के माध्यम से, आपका कार्य रुकेगा नहीं, आपका कार्य वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक आपने कोई कार्य चुना होगा, ये पैसा आपके पास आएगा। भले आप पहले दिन रात को आपकी जेब में 100 है, दूसरे दिन सुबह 10 बजे मुझे देने हैं, 10 बजे उतने पैसे मित्रों आपके पास आ जाए, आपका काम रुकेगा नहीं। ये फॉर्मूला आजमा लेना, ये फॉर्मूला जब भी सही आए, जहां भी आप रहे, आप वहां से एक दुआ, एक आशीष भेज देना, एक मेरे लिए दुआ कर देना, अच्छा अभ्यास दिया, एक आशीष भेज देना। ये मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष अभ्यास है जो आपको संभवतः ही कहीं मिलेगा, और इसका उपयोग जरूर करें। अब इसका और एक राज बताता हूं, ये मध्यमा का सबसे महत्वपूर्ण राज है, आगे चल के इसको हम समझेंगे भी। परम परम आदरणीय
हाँ जी, हमारे ग्रुप में आपके हाथ पे है शायद ये चिन्ह, है ना? किसके, क्या कह रहे हैं? ये वाला चिन्ह आपके हाथ में बनता है ना? मेरे स्वयं के हाथ में? हाँ, ये वाला चिन्ह बनता है ना मध्यमा पर? मेरे हाथ में ये चिन्ह है, और परम आदरणीय राधा जी के भी हाथ में ये चिन्ह है। सर ये ये, हमारे हमारे हाथ में भी है। अरे वाह वाह, ये बड़ा दुर्लभ है साहब, दुर्लभ है। ये सभी लोगों के हाथ में नहीं होता है। सर आप मेरे भी है, हमारे भी हाथ में है सर। कौन है? आप उमा जी हैं क्या? हाँ जी सर। जी उमा जी, अभी मैं जो आपको रहस्य बता रहा हूँ, उमा जी है, रंजीत साहब है, राधा जी है, और सर भी। फलित भी आपका सही है सर, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है ये सब नहीं चीजें। नहीं, कई बार नहीं, अब इसको मैं आपको वास्तविक जीवन में प्रयोग कैसे करना है ये बता रहा हूँ। इसके बाद, इस कक्षा के बाद, रंजीत भाई साहब, आप आजीवन मुझे भूलेंगे नहीं, उमा जी कभी भूलेंगे नहीं। समझ लो कि किसी कारण से आपका मेरा कोई संपर्क रहा ही नहीं, लेकिन जहां भी आप धरती पर रहेंगे, आप मुझे आपकी आखिरी सांस तक याद करेंगे, आखिरी सांस तक। कि कभी एक आदमी ने एक कक्षा में मुझे ऐसा बताया था, जो 100% सत्य है। यही परम बात आदरणीय, उमा जी के इस लिए। पर इस पर स्पाइरल स्पाइरल चिन्ह होना चाहिए ना, स्पाइरल। कोई जरूरत नहीं आदरणीय, स्पाइरल हो, कंपोजिट हो, पीकॉक हो, या ओके ओके। इम्प्लोडिंग हो, कोई भी हो, स्पाइरल इलोंगेटेड। बल होना चाहिए, हाँ, बल होना हमें चाहिए, है ना? हमें चक्र चाहिए, चक्र चाहिए, चक्र थैंक यू सो चाहिए। मच सर, वो थैंक यू सो वक्रा मच। सर्पिलाकार हो, या आपके कंपोजिट हो, उसमें भी सर्पिल आकार ही बनता है अंत में तो। पीकॉक में भी देखिए ये सर्पिल आकार ही होता है केंद्र में, लेकिन सर पीकॉक मेरा जो है ना राइट हैंड की पांचों मतलब चारों उंगली और अंगूठे में टिप्स में मेरा ये चक्र बनता है। मध्यमा पर है ना आपके? मध्य में है। और तो सर जैसे आप, आपने कहा ना कि पैसे की जरूरत होती है तो आ जाता है। तो एक चीज बता रहा हूँ, मतलब आज से शायद 10 साल पहले वाइफ ने हमारा आरओ वाटर प्योरीफायर की फ्रेंचाइजी ली थी, ठीक है। तो सैटरडे को हमारी बात हुई, वहां पे इंटरव्यू वगैरह दिया। वहां के जो मतलब हेड था उसने कहा ठीक है जी, मंडे को 2 लाख रुपए जमा करा देना। और हमारे पास 25,000 रुपए थे, मतलब सैटरडे को 25,000 थे और मंडे को 2 लाख रुपए हो गए हमारे पास में। अच्छा, अरे वाह। अब आपने जब उनके पास वो जमा करवाए, उसके बाद की आपके जेब में इतने पैसे बचे थे, जो आपके सामने अगर कोई तुरंत काम आ जाए पैसे का, तो उसको भी पूरा कर सको। अब इसको बड़े वास्तविक व्यवहारिक रूप से समझे, उमा कतरा जी भी, कटाराज जी भी सुने। सर सर मेरा, मैं बताती हूँ, मेरे ना लेफ्ट हैंड में है, राइट में नहीं है, नहीं तो नहीं, इससे राइट, फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है, राइट की बात हो रही है, ये नहीं कॉन्शियस। तो, हाँ, मेरे लेफ्ट में मतलब बीच वाली मध्यमा में ही है, बट लेफ्ट में। नहीं, लेफ्ट नहीं, हमें चाहिए राइट में। ओके। राइट में होगा तो इसके फल मिलेंगे, और राइट जी। में ज्यादातर आपको ये चिन्ह मिलता है, लूप या आर्च, कोई भी होगा, बहुत सारे चिन्ह, ये नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर लेकिन हो सर जाएंगे। अगर कोई लेफ्टी हो तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लेफ्टी हो या राइटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दोनों भी मस्तिष्क के साथ जुड़ाव एक समान है। लेफ्टी जो लोग हैं ना, वो भावनात्मक होके निर्णय लेते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कॉन्शियस जोन वीक है। आपका राइट हैंड आपका कॉन्शियस जोन ही रहेगा, और आपका लेफ्ट हैंड आपका सब कॉन्शियस ही रहेगा। आप निर्णय लेते वक्त व्यवहारिक रूप से लेते हो या भावनात्मक रूप से लेते हो, इतना ही फर्क मात्र है। जो भी बाएं हाथ से, लेफ्टी लोग जो है बाएं हाथ से काम करते हैं, उनके सारे निर्णय व्यवहारात्मक ना होते हुए भावनात्मक दृष्टि से जुड़े होते हैं। ये बड़ी गंभीर बात समझ लेना, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है उनके और आप में। हम बहुत बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, इसीलिए हस्तरेखा में पीछे रह गए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हमारी कराई गई नहीं, ना ही हमने करने के लिए कभी पहल करी। हमने किताबें पढ़ ली, जिसने पढ़ा लिया ना तो उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर थी, और उसको जिसने पढ़ाया तो उसकी भी नहीं थी। लेफ्ट हैंड का मतलब, आपकी मैंने पिछली कुछ कक्षाओं में आपको लेफ्ट हैंड क्यों बना इसकी भी जानकारी दी है।
क्यों लेफ्ट हैंड बना? अभी 2 कक्षाओं के पहले आपके सामने जानकारी आई है। आपको किसी को याद है क्या? लेफ्ट हैंड आपका क्यों तेज हो गया? आपका राइट हैंड रुक गया और कई लोगों के हाथ में लेफ्ट हैंड प्रथम हाथ हो गया। मैंने अभी 2 कक्षा पहले ही पढ़ाया आपको। सर वो टेस्टिरोन की वजह हाँ, से आपने बताया। सही है, आप आगे आपने जगह का पकड़ लिया। अब मैं वापस ये सारी सर गर्भपाल में काल में टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा हो जाना। एग्जैक्टली और वो अत्याधिक मात्रा में हो जाना, जी अत्याधिक। तो ये बात बहुत बहुत रहस्यमयी है कि महिलाओं के पास टेस्टोस्टेरोन ना के बराबर उसको निर्माण करने वाली टेस्टिस नामक ग्रंथियां भी नहीं है। उनके पास टेस्टोस्टेरोन कहां से आया? अल्प मात्रा में अपने पिता के द्वारा आया, क्योंकि उनकी माता तो टेस्टोस्टेरोन उनको दे नहीं सकती, वो उत्पादन नहीं करती है। उत्पादन करते हैं उसके पिता, पिता के द्वारा वो महिला है, इसके कारण उनके पास बिल्कुल थोड़ा सा है। लेकिन मित्रों, निसर्गों का चमत्कार देखो, ये कुदरत कितनी शक्तिशाली है, कुछ भी कर देती। जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, आपकी अनामिका की लंबाई बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ता है? जबकि उसको बढ़ाने के लिए, उसके निर्माण के लिए उनके पास वो उनके शरीर के अंग ही नहीं है, टेस्टिस नहीं है। लेकिन पहले रचा प्रारब्ध फिर रचा शरीर। तुलसीदास जी कहते हैं आपका प्रारब्ध पहले लिख चुका है और बाद में शरीर बना है। आपकी माता को आपको क्या देना है उसके हाथ में भी नहीं है। इसलिए हमें उसको एक अत्यधिक शानदार परिवेश देना है, बहुत ही अच्छा माहौल देना है। जो करना है ईश्वर खुद पहले तय कर चुका है। लेकिन अगर माँ को अच्छा माहौल मिला, माँ को अच्छी सुरक्षा मिली, माँ के द्वारा अच्छे विषयों का अध्ययन किया गया, उसका सारा परिणाम इस बालक पे हो जाए। तो जो बालक जन्म लेगा वो तेजपुंज बालक जन्म लेगा। पहले हमारे पास गर्भ धारणा के समय संस्कारों का बहुत महत्व था। गर्भ संस्कार, आज भी गर्भ संस्कार का महत्व है। लोग पुनः एक बार इस विषय के प्रति गंभीर होकर चल रहे हैं। और जिन महिलाओं ने गर्भ संस्कार करवाए उनके बालक बहुत तेजपुंज हुए। और यही तरीका डॉक्टर स्टीफन कार्लियोन ने इजराइल की संपूर्ण जू जमाती के लिए ढूंढा। तो मैं पहले इस चक्र के ऊपर आता हूं। राइट हैंड में चाहिए सबसे पहली बात। राइट हैंड में क्यों चाहिए और मध्यमा पर क्यों चाहिए, इन रहस्यों के लिए आप मेरे डर्मेटोग्राफिक्स के कक्षा में आई हैं। उसके ऊपर 2 घंटे का लेक्चर चलता है, आपको और गहन ज्ञान मिल जाए। तो ये मैं आपको उसका सारांश दे रहा हूं। जिनको संशोधन में इंटरेस्ट है उसमें जुड़े, जिनको संशोधन में इंटरेस्ट नहीं लेकिन नतीजे लेके आगे बढ़ना है, आप मेरे इस कक्षा से नतीजे लेके आगे बढ़ सकते। अब देखिए, रंजीत भाई रावत की मिसाल या आपके राधा जी की मिसाल या जो भी महानुभाव अपनी मध्यमा जो दाई है उसके ऊपर चक्र लेके बैठे हैं, उनके जीवन में एक बड़ी शानदार घटना घटती है। इनको क्या करना है रंजीत भाई, आज के बाद आपके पास अनंत संपत्ति का प्रवाह शुरू हो जाएगा। आप ये लिख लेना, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ना कोई मंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं दे रहा हूं। मैं आपको ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य बता रहा हूं जिसको आप समझ जाएंगे। आप आने वाले सालों में अथाह संपत्ति वाले हो जाएंगे। अब क्या करना है ये समझो। राइट हैंड में चक्र जब आएगा, ऐसे इंसानों को निरंतर संकल्प लेने हैं। क्या करना है? निरंतर कोई ना कोई संकल्प लेने हैं। पैसों के माध्यम से निर्माण की, या गाड़ी ले लो, घर ले लो, बंगला ले लो, प्लॉट ले लो, जेवरात ले लो, कोई चीज आप निरंतर खर्चों के विषय में बने और अक्सर ऐसे खर्चे चुने जो आपकी क्षमता से बाहर है। आप
थोड़ा विधान को गंभीरता से समझें। आप निरंतर ऐसे खर्चों के दिशा में चले जो आपके क्षमता के बाहर है। आपके जेब में 10,000 पड़े और आपने 9,000 की चीज ले ली, कोई मतलब नहीं, चक्र का कोई उपयोग हुआ नहीं। आपके जेब में 10,000 पड़े और आपने 10 लाख की चुनौती ले ली, तो ये जो चक्र है दौड़ने लगेगा। ब्रह्मांड के जो नायक है, जो मालिक है, उनसे संपत्ति आपके तरफ लाने का काम। आपको ऐसा लग सकता है कि रोज विज्ञान पढ़ाने वाला आदमी आज हमें कुछ सपने पढ़ा रहा है क्या? नहीं, ये अनुभव, ये एक नहीं लाखों लोगों का अनुभव है, जिनके जीवन में ये आप जाके देखेंगे उन्होंने अनुभवित किया ही है। अब बात को समझे ऐसे, देखिए हमें हर चीज के लिए, हर कार्य के लिए कोई ना कोई संपत्ति और पैसे की जरूरत निरंतर होती है। रंजीत रावत या आपकी राधा गर्ग साहिबा, ये दोनों भी खर्च करने से ज्यादा पैसा बचाने के फितरत वाले हैं। इनके हाथ से आसानी से पैसा खर्च नहीं होता। ये निरंतर कल का विचार करते हैं कि कल को मुझे पैसा कम पड़ा तो मैं क्या करूं, कल को मुझे कम पड़ा तो मैं क्या करूंगा। आज मैं मेरी जेब में कल के लिए पर्याप्त धन रखूंगा। और ये कल के विचार करने वाले जो लोग हैं ना, इनको ये समझना होगा कि आपको धन देना, धन लेना, ये सारा विधि का विधान है। आप अगर कहेंगे कि मैं कल के लिए बचा लूं, और कुछ कल ऐसा हो जाए कि कल आपके पास 1 रुपया भी नहीं बचे और कोई बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो जाए, ये आपके हाथ में नहीं है। सैकड़ों लोगों, लाखों लोगों की ऐसी हालत हुई है, बैंकों में अकाउंट्स में भरे भरे पड़े थे पैसे, बैंकें डूब गई, पैसा अनजान समय के लिए कैद हो गया। आज भी मिलेगा या 10 साल के बाद मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। आप किस चीज के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा विधान तुलसीदास जी ने कहा है, मैं आपको बड़ा विधान बताता हूं। जब भगवान राम जी वनवास के लिए प्रस्थान कर गए और भरत उनको विदाई देके पुनः घर पे आते हैं, तो बहुत रोए वो वशिष्ठ जी के पास कि मुनि श्रेष्ठ, ये मेरे हाथ से क्या हो गया। मेरे भाई जिनकी गद्दी उनको सौंपनी थी, वो गद्दी मुझे दे के चले गए। ये कैसा खेल नियत ने मेरे साथ खेला है, मैंने तो कभी ये मांगा नहीं था। बहुत रोए। और उस प्रसंग में मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी भी बहुत व्यथित हुए कि ब्रह्मांड नायक, सारे संसार का मालिक आज जंगलों में घूम रहा है और अन्न के लिए, पानी के लिए मोहताज हो गया। तो उन्होंने एक विधि का विधान भरत को बताया, सुनहु भरत भावी प्रबल। भरत सुनो, नियति ये काल बड़ा शक्तिशाली है, भावी प्रबल यानी आने वाला समय बहुत प्रबल है। बिलखु कहूं ए मुनिनाथ, बड़े व्यथित होके मुनिनाथ बताते हैं। बिलखु कहूं, मुनिनाथ व्यथित होके बता रहे हैं। जस अपजसु, यश अपयश, हानि लाभु, आपका फायदा, आपका तो जीवनु मरणु सब है विधि के हाथ। हे भरत, यश अपयश हानि लाभ जीवन भरण, ये 6 बातें नियति ने, ईश्वर ने उसके हाथ रखी है। तो चक्र वालों सावधान हो जाओ, आप नियति ने आपके साथ एक बहुत हसीन तोहफा देके आपको भेजा है। अब आपको अमीर होना या आम जीवन जीना ही आपके हाथ में, क्योंकि ये काम कैसे करता है ये समझ, ये वैज्ञानिक तरीके से काम करता है। मान लीजिए रंजीत साहब को कल सुबह 1 गिलास पानी पीने की प्यास लगने वाली है और रात में उन्होंने पानी पी के गिलास खाली रख दिया। सुबह 1 गिलास पानी उनका भरा हुआ मिलेगा।
अब उनको मान लीजिए आधा गिलास प्यास लगी तो आधा ही गिलास पानी मिलेगा। अगर मान लीजिए उनको प्यास ही लगनी नहीं है क्योंकि रात में इतना पानी पी लिया, सुबह गिलास खाली रहेगा। उनको तय करना है कि मुझे प्यास कैसे लगे। उनको इस चीज का प्रयास करना है कि सुबह 10 गिलास पानी पिए तो भी मेरी प्यास बुझेगी, इतना मैं आज कोई काम कर लूं, ऐसा कोई संकल्प कर लूं, ऐसी मेहनत कर लूं कि कल सुबह 10 गिलास पानी मिले और 10 गिलास पानी रहेगा। मांगेंगे उतना मिलेगा, रत्ती भर ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं मांगेंगे तो कुछ नहीं। आपको मांगना है, प्यास बढ़ाओ। आपको कोई संकल्प करना है, वो भी निर्माण का, जिसमें आपको आपकी क्षमता से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े। वो कहीं से आएंगे, आपका काम होगा। आपका काम आज तक 1 रुपए के लिए रुका नहीं, फिर वो कितना भी बड़ा काम हो। आप ये दिल से मुझे बताना कि मैं जो विधान कर रहा हूँ रावत साहब, आपने महसूस किया है कि नहीं? जो हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। और जो आप बोल रहे हो ना, पिछले 6-8 महीने से 1 साल से मेरा ये कुछ चल रहा है इस पे। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे पता था, मगर आपने हस्तरेखा से भी बता दिया तो मेरे पास दो दो लॉजिक हो गए। एस्ट्रोलॉजिकली मुझे पता है और आपने हस्तरेखा का आज बता दिया तो डबल लॉजिक हो गए मेरे, और ज्यादा पुख्ता हो गया मेरा। अभी मुझे क्या करना है, कैसे और करना है। साहब ये जो सूत्र है, ये दुनिया के लिए इस्तेमाल बाद में करना, खुद के लिए कर लेना। आप संकल्प ले लो, 2 साल के बाद मेरी 2 करोड़ रुपए की कोठी होगी दिल्ली में। आप संकल्प ले लो, मेरा कोई 10 करोड़ का ऑफिस बनेगा। और उसके लिए संकल्प के साथ समय की आपको एक रेखा भी उसमें खींचनी होगी। मान लीजिए 25 दिसंबर 2028 को मेरा 2 करोड़ रुपए का एक ऑफिस बनेगा। संकल्प कर दीजिए। समय संकल्प मांगता है, संकल्प समय चुनता है। ये संकल्प जब आप करेंगे, आप संकल्प करना और उस दिशा में गतिमान हो जाना। पैसे कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, कितने आएंगे, इसके लिए आपको कभी भी व्यथित नहीं होना है। जबकि आप निरंतर व्यथित रहते हो पैसे के लिए कि कल का क्या, कल का मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। सर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे 15 मार्च को हमारा ज्योति सम्मेलन था, ठीक है, तो जनवरी में पता लगा 15 मार्च को फ्यूचर पॉइंट वालों का भी ज्योति सम्मेलन है। वो तो बहुत तगड़े, इतनी पुरानी वो संस्था है फ्यूचर पॉइंट वाली, बंसल सर की। तो फिर हमने तो डेट अनाउंस कर दी थी। फिर राधा मैडम कह रही अरे सर उनकी चल रही है तो हम कैंसिल कर देते हैं, हम फिर अप्रैल में करेंगे। तो मैंने कहा नहीं मैडम, 15 मार्च को हमने करा, 15 मार्च को ही करेंगे, हो जाएगा, 150 बंदे आ जाएंगे। तो सर हमारा पहला सम्मेलन था, तो लोग कह रहे थे 100 भी हो जाए तो समझो कि किस्मत अच्छी है, 100 भी हो जाए। 150 आ गए थे सर हमारे उसमें। कितनी हो गई थी, जगह ही नहीं बची, चेयरें ही कम पड़ गई थी हमारे सम्मेलन में, इतनी ज्यादा भीड़ आ गई थी। ये है। दोनों भी चक्र लेके बैठे हो, लेकिन आप दोनों भी कंजूस हो। आप सर आदरणीय सर, हाँ। जरा जरा ये भी तो बता दीजिए कि मैं पैसा किस तरीके से खर्च करती हूँ और कैसे नहीं करती सर, हूँ। मैडम तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। मैं तो खुद मैडम से सीखता हूँ कि नहीं नहीं पैसा नहीं कैसे नहीं, मतलब यूज मैडम करना है। मैं तो खुद देखिए, सीखता हूँ मैडम से। नहीं नहीं नहीं, आप ये बात समझिए कि कौन किसके जेब में कितने पैसे पड़े हैं, ये मेरा दृष्टिकोण ही नहीं है। राधा जी के पास अरबों खरबों होंगे, वो मेरा दृष्टिकोण ही नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, राधा जी के पास आज 0 रुपए है, कुछ नहीं है। राधा जी को उनके पैसों से कुछ लेना देना करना ही नहीं है। वो तो उनकी परिवार की संपत्ति है। ये उनकी व्यक्तिगत क्षमता का उपयोग करना है। गर्ग साहब ने और उनके परिवार ने उनको बहुत सारा कुछ दे के रखा है, इसका मैं यहाँ पे गिन ही नहीं रहा हूं। राधा जी के पास आज कुछ भी नहीं है, निष्कांचन है। 100 रुपए है उनके पर्स में। राधा जी को कल 50,000 का संकल्प करना है। 10 बजे आइए भाई, 50,000 मिलेंगे। और 10 बजे से पहले राधा जी के हाथ में 50,000 होंगे। सामने वाला आदमी मांगेगा, उस समय वो पैसा देके उस व्यवहार को खत्म करेगी। उनको 10 बज के 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं है। लेकिन वो जो बात होगी वो वास्तविक होनी चाहिए। हमारा कहना इतना ही है कि उसमें एक सत्यता होनी चाहिए। ब्रह्मांड देखो आपकी सत्यता सर, करे। आपने आपने ये कहा ना कि कंजूस हैं, वो वाली बात पे कह रहे हैं कि सर, रंजीत सर, कि हाँ मैडम कंजूस हैं, मतलब बहुत हिसाब से मैनेजमेंट करती हैं। हाँ, तो
सर मैडम ना पैसे वाली भी है, मगर पैसे का ढंग से यूज करती है, कि बेस्ट यूज करती है मैडम। ऐसे मतलब पैसे की ऐसे कोई कमी नहीं है मैडम के पास है, मगर पैसे का बेस्ट यूज करती है मैडम। जी जी, देखिए ये लोग ना कल के लिए पैसा बचाने में बड़े गंभीर होते हैं। आप भी वैसे हो और वो भी वैसे, और जितने राइट मिडिल फिंगर पर चक्र लेके बैठे सभी लोग वैसे। ये कुबेर का खजाना है मिडिल फिंगर। आप ये जरूर ध्यान रखना, इसको चूकना नहीं। ये सूत्र जीवन को पलट देगा। आप रंजीत साहब, आप पैदा कैसे हुए हो इसके ऊपर आपका जोर नहीं। आप जाओगे तब आपके पास क्या होना चाहिए इसका संकल्प आप कर सकते जी सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। हो। और जी सर। आपका संकल्प जिस दिन आपने लिया हुआ पूरा होगा, जहां अभी आप होंगे मेरे लिए एक आशीष भेज देना। क्योंकि इस सूत्र का मैंने जितना अनुभव किया है ना साहब, लोगों के जीवन बदल गए। जो बिल्कुल आम सामान्य आदमी थे आज अरबों खरबों में खेल रहे हैं। जी सर, आज सूत्र अच्छे से आ गया समझ में सर। हमें तो मतलब थोड़ा थोड़ा हम कर रहे थे, आज तो बिल्कुल मोहर लगा दिया आपने कि मुझे उसकी एनर्जी कैसे एक्टिवेट करनी है, मुझे आज श्योर हो गया, पता चल गया आपको मुझे। आपको प्यास बढ़ानी है कुदरती तौर पे। मुझे पैसा लगना ही लगना है भाई, मैंने वो संकल्प कर दिया है। बजाज जी को मुझे 10 करोड़ 4 दिनों में देने हैं। और कोई आपने बजाज जी से ऐसा कोई डील कर लिया कि 10 करोड़ देने हैं, तो वो 4 करोड़ को कैसे मैनेज करना है ये ब्रह्मांड की मर्जी है, उसको आपको कुछ देखना है। जी ब्रह्मांड सर, कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे सर, आपको जरूर बताएंगे। ऐसे तगड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। नहीं करना साहब, आप करते नहीं हो। आप दोनों भी पैसों को खर्च करने के मामले में बड़े बड़े डरपोक हो। डरपोक का मतलब आप क्या करते हो कि ऐसा काम करेंगे जिसमें मेरा संतुलन आज का बना रहे, कल का भी, परसों का। डरपोक यानी बिल्कुल आप बिल्कुल कंजूस नहीं, 100% सर। आप खुद 100%। संतुलन को रखते हो जीवन के। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। थोड़ा भी आपका संतुलन हिलता है रावत साहब, राधा जी, आप इतने परेशान हो जाते हो कि पूरा घर आप सर पे उठा लोगे। मैंने जो तय किया तो वो बैलेंस किसने तोड़ा। आप ये समझो कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं साहब, सब विधि के हाथ। विधि के साथ आप जुड़ जाओ। ब्रह्मांड के नायक को उसने बैठा दिया था कटघरे में लाके। कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ, भगवान राम जी कहाँ जाके बैठ गए। मैं इतना ही कहूंगा, ये बहुत बड़ा सूत्र है। सूत्र का अभ्यास करें। जब भी आपके पास कोई आदमी आए जिसकी मध्यमा पर, दाई मध्यमा पर, राइट मिडिल फिंगर पर ये चक्र है, आप ये सारी बातें बताएं और उनके जीवन को संपूर्ण रूपांतरित कर दो। राधा जी, आप गर्ग साहब से रुपया ना लें। आप खुद के बलबूते पे गर्ग साहब से कई गुना बड़ी हो जाएंगी। संकल्प करें, वो जी संकल्प जी जब तक पूरा होगा वो संभव था गर्ग साहब आपके पास आके बैठ जाएंगे। थोड़े पैसे की जरूरत है, आप हमें दीजिए। सर जी सर जी। इसमें चक्र ही होना चाहिए। बिल्कुल साहब, इसमें चक्र ही होना चाहिए। दूसरी कोई चीज दुनिया की आपको कुछ नहीं दे सकती। तो सर इसमें चक्र जो है वो जैसा आपने ये बनाया है ऐसा, और भी किसी शक्ल का हो सर, मानना चाहिए। हाँ, हाँ सर, डर्मेटोग्राफिक्स में बहुत सारे चक्र आते हैं। अच्छा सर। 8 किस्म के चक्र है डर्मेटोग्राफिक्स में। ओके। अब आप मोटे मोटे तौर पे जो रेखाएं वक्राकार सर्पिलाकार घूम रही उसको समझ लो बस। अच्छा सर। उसके ठीक। केंद्र में उसने क्या क्या किया है वो हमें पैसों के अभ्यास के लिए जरूरी नहीं। ठीक है आठ सर। किस्म के चक्र है, 8। लेकिन वो सभी चक्रों का काम एक ही है। उनके घर ओके। घराने अलग हैं, लेकिन काम एक ही चीज का करते हैं, मालिक को अमीर बनाने का। लेकिन मालिक अमीर बनने की चाहत वाला ही नहीं होता है। मालिक तो कहता है मेरा पैसा बैलेंस में रखूं, बैलेंस में रखूं। राधा जी की बटवे को आप कभी भी खोल लो, आपको लंबा पैसा मिलेगा बटवे। सर आज से तो हमने संकल्प करना है बिल्कुल। हम तो हाँ, कभी कुछ मांगते ही नहीं भगवान से। उमा जी, उमा बिल्कुल जी, आपने इस चीज का अनुभव किया है क्या? सर जब मुझे ना कुछ मेरी ना इच्छाएं बहुत छोटी छोटी थी हैं। मैं बहुत कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, सेटिस्फेक्शन है। पर लेकिन जब मुझे नहीं लगता है कि नहीं यार ये नहीं, चीज। सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। चक्र अगर आपके हाथ में है ना, हाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप कल की, परसों की और बहुत लंबे प्लानिंग में अपनी क्षमता को भूल के उपलब्ध साधन सामग्री में एक नियोजन 24 घंटे करती हो।
आप ढंग से समझ लो इस चीज को। आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अंदर से डरे हो। मैं सर स्पष्ट मेरी बोलने वाला आदमी हूँ। सर मेरे 9 चक्र बने हुए हैं हाथ में। एक आपकी राइट मिडल पर है ना ये चिन्ह? हाँ जी बिल्कुल। राइट मिडल पे चाहिए, आपने बोला था कि लेफ्ट मिडल में है। नहीं नहीं, राइट में है सर, मेरे तो लेफ्ट और राइट दोनों में है। बढ़िया है। फिर आप देखिए, आप डरपोक हैं, आपको हाँ डर लगता है कि मेरे पैसे खत्म हो जाएगा तो कल मैं क्या करूंगी, मुझे किसी हाँ को सर, मांगना नहीं है, सही कह रहे हैं, सही मैं कह रहे किसी हैं। को मांगूंगी नहीं, मैं मेरा बैलेंस करके चलूंगी, मैं मेरे संतुलन में रहूंगी। लेकिन ये विधि की ऐसी आपके साथ सौगात और ऐसा अभ्यास दे दिया भगवान ने आपको, आप कितना भी खर्च करो, आप रात दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ सकते हो। मात्र आपको ब्रह्मांड से मांगने की ये जानकारी नहीं है कि आपको ब्रह्मांड को मांगना है। आपके पास होता है, वो उसको भी बचा बचा के चल रहे हो आप। तो डरो मत, संकल्प करो, आपके पास जितना है ना वो कई गुना बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे। हाँ सर सर ये जो आपने आप जो जितने लिंक बताए हैं आपने, अगर किसी को ये नेचर है तो इसका मतलब उसकी फिंगर के अंदर मैं आपकी ये आवाज चिन्ह को है। ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ आदरणीय, आप कौन बात कर रहे हैं? ये आवाज, बच्चों जैसी आवाज कैसे आ रही है? हाँ आपको ये अलग ही आवाज आ रही है, आवाज कुछ ढंग से नहीं आ रही। सर जैसे आपने जो सिम्टम बताए हैं वो सिम्टम अगर किसी इंसान के व्यवहार में पाए जाते हैं तो उसकी फिंगर पे ये चक्र होना संभव है। अमरजीत सिंह जी, क्या कह रहे हैं आप? जी सर। ऐसे ऐसे सारे अनुभव ऐ- किस, हाँ ऐसे सारे जो आपने इस सिम्टम के लक्षण बताए मैंने, हाँ। लक्षण बताए ये किसी इंसान के व्यवहार में पाए जाते हैं तो ये उसकी फिंगर पर ये चक्र होना नहीं संभव नहीं है। नहीं 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 नहीं, हम रिवर्स नहीं आ सकते, ये वास्तविक होना भी चाहिए। ऐसा होने पर वैसे बन सकते हैं, लेकिन वैसे कंजूस या बचा बचा के खर्च करने वाले और बहुत सारे साइंस है, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई हासिल नहीं है नतीजा। 48 किस्म के साइंस है अलग अलग, लेकिन उसमें 47 किस्म के साइंस ये कुछ नहीं देते आपको। ये एकमात्र बचा है जो सब दे सकता है। आप जी सर। रिवर्स नहीं आ सकते हो, आपको ये होता ये है तो ही जाना पड़ेगा। हमारे पास डर्मेटोग्राफिक्स में 32 सूत्र है। ये सूत्र विश्व की 850 करोड़ लोगों को विभाजित करने के लिए पर्याप्त है। दुनिया में 32 किस्म के ही लोग हैं। बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है ना? इस दुनिया में मात्र 32 व्यक्तित्व वाले ही लोग हैं, और उन 32 व्यक्तित्व के साथ ही पूरी दुनिया बनी है। हमें केवल उस व्यक्तित्व को पढ़ना है, और वो व्यक्तित्व पढ़ने के लिए भी इतना आसान तरीका है, जैसे 2 गुना 2 4। वैसे हमने वो सूत्र दे दिया, आपको चिन्ह बता दिया, आपने बता दी, 100% सत्य हो गई। मैं तो एक जानकारी आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। डर्मेटोग्राफिक्स पढ़ेंगे, हैरान हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। माफ करना, ये विज्ञापन नहीं है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है पढ़ाने का। अब पढ़ाएंगे राधा जी, अब पढ़ाएंगे प्रेम बंधु सर, हमारे पास बहुत शक्तिशाली अभ्यासक भी हमने तैयार कर ली जो आपको पढ़ा सकते। मेरे पास समय नहीं है मित्रों, मेरे को आपसे पैसा कमाना भी नहीं है, ना ही मैं मेरे संशोधन का समय आपके साथ जाया करूंगा, क्योंकि मुझे संशोधन में बहुत रस है। तो मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे जो मेरे साथी हैं, जो मेरे श्रेष्ठतम अभ्यासक हैं मेरे साथ, जिन्होंने ये यात्रा काफी टाइम से करी हुई है, पंढरपुर के बहुत सारे लोग हैं। आप जब भी आपकी मर्जी हो आप बताएं, कोई ना कोई हमारी संस्था के माध्यम से आपसे जुड़ के ये सारी जानकारी दे दे। कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, मध्यमा की ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को आपको समझ के चलना होगा। मध्यमा कोई आम उंगली नहीं है, विश्व का एक ऐसा दरवाजा है जो आपके जीवन के संपत्ति के एक मार्ग को प्रशस्त करता है। आपको समझना होगा कि आपकी उंगली पर कौन सा साइन है और आपकी माली हालत क्या है। आप बहुत अमीर हो सकते हो चक्र ना होते हुए,
ये बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। मेरे पास चक्र नहीं, लेकिन मेरी माली हालत तो बहुत अच्छी है, बहुत पैसा है मेरे पास। ऐसा जरूरी नहीं है कि चक्र वाला आदमी अमीर बनता है और बगैर चक्र वाला अमीर नहीं बनता है। ये सूत्र ये कहता है कि आपको जिस वक्त जितने पैसे की जरूरत है वो देने का काम करेगा। मान लीजिए मेरे पास 10 करोड़ है, लेकिन मुझे कई बार 10,000 रुपए भी समय पे नहीं मिलते, क्योंकि मेरे 10,000 करोड़ कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, कहीं ना कहीं ब्लॉक है। मुझे पैसों का जुगाड़ करके मेरा काम करना पड़ता। मेरे पास अथाह संपत्ति है, लेकिन मेरे को कई बार मेरे पैसे ही समय पे नहीं मिलते। बड़े से बड़े लोगों को कई बार कर्जा लेना पड़ता है, कई बार उनके पैसे शॉर्ट हो जाते, कई बार उनको उनके समय के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। और ये चिन्ह ऐसा है कि आपको समय से पहले वो पैसा लाके देगा। आप सामान्य हो या खरबोपति, उसको कुछ लेना देना नहीं। राधा जी बहुत अमीर है, इसमें उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। वो तो उनके पुण्य कर्म है, जो अमीर घर से निकलती है और अमीर घर में गई है। पिता के घर भी बहुत अच्छे है, पति के घर भी अच्छी, ये तो उनके पुण्य कर्म। इसमें उनका क्या योगदान? उन्होंने पीछे कुछ अच्छे काम किए, इसलिए ये उनको मिला। लेकिन मैं कहता हूं, आप निर्माण नहीं करेंगे कि आपके जीवन में संपत्ति। आप आए हैं तो संपत्ति कमाना पुरुषार्थ है। आप अगर दुनिया के सारे सुखों को हासिल करना चाहते हो तो आपको पहला काम पुरुषार्थ यानी संपत्ति का निर्माण है। संपत्ति का निर्माण कैसे करना है? आपकी क्या स्थिति है? कोई मजाक है क्या? भाग्य रेखा देख ली, बहुत पैसा आ गया, ऐसा नहीं है। केवल भाग्य रेखा देख के पैसा नहीं देखा जाता। भाग्य रेखा पैसा दिखाती ही नहीं है। भाग्य रेखा आपका संपत्ति की तरफ जाने वाला मार्ग कितना कठोर है, कितना सीधा है, कितना नरम है, कितना गर्म है, कितना खुरदरा है, सारी बातें बताती है। आपको पैसा मिलेगा लेकिन रो रो के मिलेगा, आपको पैसा बैठे बैठे मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपकी भाग्य रेखा बताती है। भाग्य रेखा कभी नहीं बताती कि आप अमीर कितने बनेंगे। भाग्य रेखा देख के तो कोई बता ही नहीं सकता कि अमीर कितने। हम ऐसे दृष्टिकोण में पड़ चुके हैं, हमको मालूम ही नहीं हस्तरेखा वास्तविकता। और मैं कोई अलग ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये सारे सनातन हिंदू धर्म के पुराने श्रेष्ठतम अभ्यासों को उठा उठा के मैं बता रहा हूं, जो हमने कभी ढूंढे नहीं, खोजे नहीं, जाने नहीं। हमने जो ज्ञान आया, जैसा आया वैसा ले लिया। हमने उसकी उल्टी यात्रा नहीं करी कि ये ज्ञान कहां से, क्यों और किस लिए आया। मैं 36 साल से हस्त सामुद्रिक कर रहा हूं, पिछले 10 साल से डर्मेटोग्राफिक्स कर रहा हूं। ये यात्रा मेरी यहां से शुरू हुई। 25-26 साल के बाद मैं परेशान हूं कि मैं पर्याप्त जगह पर नहीं पहुंच रहा। मैं संतुष्ट नहीं हूं कि मैं हस्त सामुद्रिक करके मैं लोगों के जीवन को एक अलग अंदाज से देख सकूं। तो फिर मैंने तय किया कि हस्तरेखा बनती क्यों है, इसको पहले समझो, इसको बनाने वाले कौन बैठे। तो ये जो मेरी यात्रा शुरू हुई वो मुझे डर्मेटोग्राफिक्स के एक विशेष जगह पे लेके पहुंच गए। मित्रों, डर्मेटोग्राफिक्स मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, लेकिन जो भी श्रेष्ठतम लोगों ने डर्मेटोग्राफिक्स का दुनिया भर में अलग अलग प्रांतों में रिसर्च किया है, उसको मैंने इकट्ठा किया। मैं निर्माता नहीं हूं, ना ही मैं कोई ब्रह्म हूं। मैं दुनिया भर में बड़े बिखरे ज्ञान को इकट्ठा करके आपके सामने ग्रंथ के रूप में लेके आया हूं। मेरा काम इतना ही, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मैं एक मजदूरी का काम कर रहा हूं। ज्ञान तो ईश्वर की संपत्ति है, लेने वाले आप हैं, माध्यम मैं हूं। वो बिखरा पड़ा था, उसका आदेश हुआ उठाओ, राधा जी को दो, रंजीत जी को दो, और सभी जानकारों को दे दो, तो मैं देने का काम कर रहा हूँ। और कोई मैं विशेष काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ढूंढने का प्रयास किया और मुझे कुछ अलग हीरे मोती जवाहरात मिले जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो ये ना समझे कि चक्र वाले अमीर है, बाकी बहुत सारे चिन्ह हैं जो बहुत अमीर लोगों के हाथ में है। आपके पास आपके समय के अनुकूल आपकी मर्जी हो उतने पैसे आए, इस चीज की मैं ये इनको जानकारी हूं। अक्सर मैंने देखा है
चक्र वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। जिनकी मध्यमा उंगली पर चक्र है वो अमीर नहीं। क्यों? मैंने अभी एक बहुत भयंकर विधान कर दिया, आप लोग उससे सहमत हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सहमति होनी ही है क्योंकि इतना सत्य है। मैंने कहा आप डरपोक हो, आप खर्च करने से पहले 10 बार विचार करते हो, कल का, परसों का और आने वाले लंबे समय का, और है उस पैसे को बचा के करते हो। लेकिन आप इस चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि ये आपके पास जितने आए हैं वो जैसे आए हैं, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति बैठी है जो आपके पास वो भेज रही है। आप पैसे को खींच नहीं सकते, आप पैसे के दूसरे की जेब से निकाल नहीं सकते। आपको कब कितना कैसे मिलना है ये विधि का विधान है। आप डर डर के जिएंगे तो जी नहीं पाएंगे। आप खुल के जियो, संकल्प करो, बड़े सपने देखो, बड़े उद्देश्य रखो और बड़ी यात्रा का आरंभ करो। देखो आप बहुत नई ऊंचाई को छू जाएंगे। लेकिन डर से बाहर निकलना होगा। जब लूप आता है ना, इंसान कितनी भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है, मध्यमा अपना सर्वस्व लगा के बैठ जाता है और ऐसा दाव खेलता है कि या तो आर या पार, हो गया तो बिल गेट्स हो जाएंगे, नहीं भिखारी हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। चक्र वाला करेगा ही नहीं, कल का, परसों का, नरसों का सारा इकट्ठा करके बचे हुए पैसे में वो बोलेगा इतने में मैं काम कर सकता हूं। अरे आपके पास करेज ही नहीं, आपके पास कलेजा ही नहीं, आपके पास वो अंतर में वो तीव्र प्यास ही नहीं जगी और आप कह रहे हो कि मेरी संतुष्टि है, मैं संतुष्ट हूं। आप संतुष्ट नहीं, आप डरपोक। आप में वो जिगरा ही नहीं कि मैं मांगू भगवान से कुछ। आप तो कहते हो जो दिया उसको बचा लो भाई, कल नहीं होगा तो क्या करें। अरे जागो, अलग दृष्टि से दुनिया को देखो। जिसने चक्र दिया है ना, कल से उस चक्र की सम्मान में जियो। और आने वाले समय में अगर अथाह संपत्ति नहीं निर्माण कर पाए, आपकी गलती होगी। बहुत लंबा, बहुत अच्छा आपने पैसा कमा लिया, मेरी जरूरत केवल आपका आशीर्वाद, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी अंतिम यात्रा में जिस चीज की जरूरत है वही मैं मांगूंगा, बाकी भगवान का दिया मेरे पास बहुत है। मैं मेरे जीवन में बहुत सामान्य था, ईश्वर की कृपा से आज बहुत अच्छी स्थिति में हूं और मैं एक रोज नया संकल्प करता हूं और रोज एक नए संकल्प को पूरा करने के लिए परमात्मा मुझे मेरे संकल्प जितना रोज देता है। लेकिन मैं संकल्प करने से नहीं डरता हूं, देने से वो नहीं डर रहा है। वो कहता है तुम मांगो मैं देता हूं, लेकिन जितना मांगोगे उतना ही दूंगा। तो जिन महाअनुभवों के हाथ में स्थिति है वो जरूर अपना दृष्टिकोण साझा करें। ये 1% भी लोगों के हाथ में नहीं है, 1% भी नहीं। मैंने तो हजारों लाखों लोगों के हाथ में, बहुत कम लोगों के हाथ में देखे। 0.0% भी नहीं मिलता। सभी चिन्ह मिल जाएंगे, मिडल फिंगर, राइट मिडल फिंगर पर चक्र नहीं मिलता। कितना सन्नाटा है आज कक्षा में। करीब करीब 50 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, 47 लोग हैं, लेकिन सन्नाटा कितना है? क्योंकि 50 लोगों में मात्र 3 लोगों ने बताया कि हमारे हाथ में है। संभवतः बाकी लोगों के हाथ में नहीं होंगे, या उन्होंने नहीं बताया होगा तो वो उनकी इच्छा है। लेकिन सर जिनके, मेरे परिवार में 2 सदस्यों के हाथ में ये चिन्ह है। तो ये आप रहस्य उसको उनको साझा करें, वो ऐसे ही मर जाएंगे। वो अगर बहुत अमीर नहीं हो पाए ना तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। अगर वो अमीर होना चाहते हैं, ये रहस्य बताएं, ये बिल्कुल रहस्य सर। और बताएं, वो ये बड़े डरपोक भी है, खर्चे करने को डरते हैं और मैं बार बार उनको उकसाती हूँ। नहीं मुझे नहीं, ऐसा लगा कि वो पिछली कक्षा डरपोक, में आपको जानकारी दे रखी है, इसलिए अभी चुप थी मैं। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपके परिवार की तो ठीक है बात, हमारे यहाँ 50 सदस्यों में कितने लोगों के हाथ में, ऐसा मुझे पूछना। 3 लोगों ने तो अपनी यहाँ पे जानकारी दे दी। अब इन 3 लोगों को ही मैं पूछूंगा कि भाई साहब मैं जो भी बता रहा हूँ आप इसको मानते हो या नहीं हो।
बाकी लोगों के सम्मान में सबका विश्वास बने मेरे लिए। सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे चल भी रहे हैं, और आप तो बिल्कुल आज तो फिक्स हो गया कि मुझे करना ही है एक्सपेरिमेंट। आपकी सहमति 100% है क्या? हाँ मैं जी सर, मैं आपकी सारी बातों से एग्री हूँ। मैं और निन्यानवे सर पॉइंट ये जो है निन्यानवे ना, भी नहीं लूंगा, ये इतना नहीं। अभी सर अभी सर मेरा ये है कि जितना पैसा है खर्च दो, भगवान अपने आप दे देगा, अब ये सोचोगे ये मेरी, और अपने आप आ भी जाता है। आप नहीं करेंगे साहब, पूरा खर्चा नहीं करेंगे, आप बचा के ही करेंगे। आप बचा के बिना जा ही नहीं सकते, आपके व्यक्तित्व को वो चक्र बदलेगा ही नहीं, आप लाख कोशिश कर लो। हाँ, मैं कहूंगा आप संकल्प करो, और जी सर। संकल्प आपका बड़ा, जी छोटे सर। दायरे में ना रहो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। जी आप सर। बड़ा सोचने के लिए भी डरते हो, राधा जी भी डरती हैं, और कोई यहाँ पे कभी विदुषी थी, उमा, शायद उमा जी थी, या कोई और था, वो भी डरते हैं। आपको दायरा बढ़ाना है और इस श्रेष्ठतम चिन्ह का लाभ उठाना। मैं इसमें आपसे 0%, 0.1% का भी कम मार्क मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा 100% मार्क, क्योंकि अनुभव है साहब, ये अनुभव किया है, रूपांतरित हो गए लोग, 100% रूपांतरित हो गए। जब भी मिलते हैं वो बोलते हैं साहब आपने हमारे जीवन में ऐसी हरियाली बिछा दी है, अब तो मैं जितनी बार आपको दुआ दूं उतना कम ही है। वो इतने लंबे चले गए लोग। कोई लोग आपके जीवन में तभी आशीर्वाद देगा जब भी उनके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं आपके द्वारा घटित होगी। और ये चमत्कार नहीं, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल है, जो आपकी ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपकी तरफ खींच लेता है। ये कैसे क्यों होता है वो हम कक्षा में बहुत गंभीरता से गहराई से समझते हैं, यहाँ तक मैं केवल उसका सारांश दे रहा हूँ। डर्मेटोग्राफिक्स में तो इसको बड़ा विस्तार से पढ़ाते कि कौन सा चिन्ह क्या काम कर रहा है, तो ये आप जरूर इस्तेमाल करें। अब आगे बढ़ते हैं। मध्यमा, दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये शरीर का ऐसा हिस्सा है जो स्पर्श ज्ञान को लेने के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। स्पर्श ज्ञान, आपके मध्यमा का संबंध पैरेशियल लोब से है। पैरेशियल लोब आपके संपूर्ण शरीर के संतुलन और स्पर्श ज्ञान को समझता है, उसके ऊपर काम करता है। आपकी सारी जो आपके शरीर की जो गतिविधियां हैं, आपके पैरों का हिलना, हाथ के हिलना, आंखों का हिलना, संपूर्ण कंट्रोल मध्यमा के पास। हर चीज ये एक ही उंगली समझ सकती है, बाकी कोई उंगलियां नहीं समझती है। तो ये उंगली इतनी महत्वपूर्ण है कि ये आपके जीवन में कौन कौन से चमत्कार लेके आती है, ये देखते हैं। शनि उंगली हमारे हाथ के मध्य में स्थित होती है और अन्य उंगलियों की तुलना में इससे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी लंबाई अधिक होती है। शनि ने उंगली को बुद्धि, गंभीरता, मन का संतुलन आदि गुणों का संपन्न किया है। ये लोग गंभीर हैं, ये लोग बुद्धिमान हैं, इनका मन संतुलित है। एक आदर्श उंगली में, उंगली बढ़ गई नतीजे बदल जाएंगे, उंगली छोटी हो गई नतीजे बदल जाएंगे। प्रमाणित उंगली की जानकारी दे रहा हूं। प्रमाणित उंगली यानी जो उंगली, जो मध्यमा, उसकी लंबाई जीवन रेखा और हृदय रेखा की लंबाई से मेल खाएगी, उसके लिए ये बातें बताई जा रही है। थोड़ी लंबी हो गई अर्थ बदल जाएंगे, छोटी हो गई अर्थ बदल जाएंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। आपको कब ये बताया गया कि लंबाई बदलने पे ये सारी चीजें बदलेगी? सबसे पहले तो लंबाई के प्रमाण ही देते नहीं हमारे लोग, और लंबाई के प्रमाण देने के लिए उनके पास सूत्र भी नहीं है। सूत्र लो, लंबाई तय करो, फिर इस चीजों को वहां पे इंप्लीमेंट करो, अन्यथा चुप जाएंगे। इसलिए इसे संतुलन बनाए रखने वाली उंगली कहा है। देखिए ये जो उंगली है ना, किस चीज का संतुलन कर रही है? पैसे का, बुद्धि का, मन का, जीवन की गंभीरता का, हर विषय का संतुलन कर रही है। ये उंगली बैलेंस का है काम। ये उंगली आपके शरीर का संतुलन करती है मित्रों।
आपको ढंग से चलना है, अच्छी तरह से चलना है, बिल्कुल सीना चौड़ा करके चलना है। आपकी सारी कार्यों की जो भी हकदार उंगली है आपकी मध्यमा है। स्वाभाविक रूप से अन्य उंगलियों की तुलना में ये उंगली को अधिक महत्व देना उचित होगा। शनि की उंगली अपने नीचे स्थित शनि पर्वत पर टिकी होती है, और यह नहीं भूलना चाहिए कि यह उंगली सीधी हो तो अपने नीचे स्थित शनि पर्वत के गुणों को ग्रहण कर लेगी। सबसे पहले तो इसको सीधा होना चाहिए, खंबे जैसे। थोड़ी भी इधर उधर झुक गई, शनि पर्वत के विशेष गुणों को लेने से चूक जाएगी। ये उंगली जितनी अच्छी उतनी बुरी भी है। ये जितना संतुलन देती है उतना संतुलन बिगाड़ती भी है। अच्छी से अच्छी चीज इसी से निष्पादित होगी, बुरी से बुरी चीज इसी से निष्पादित होगी मित्रों। ये ऐसी उंगली है जो आपकी एकाग्रता, आपके शरीर पर आपका नियंत्रण, शरीर का परमात्मा से एकाग्र होना और आप में तेज लेके आना, इसका काम यही है। ऐसे ऐसे लोग होके गए हैं जिन्होंने अपने शरीर को ईश्वर प्राप्ति के लिए मार्ग बना दिया और शरीर के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच गए। दिल्ली वालों को तो एक बहुत बड़ी बात मालूम है, करपात्री महाराज और गोपाष्टमी का वो बहुत बड़ा किस्सा दिल्ली में हुआ था। जब इंदिरा गांधी जी ने करपात्री महाराज को जबान दी कि हिंदुओं के सारे वोट मुझे दिलवा दो 1977 में, सारा हिंदुस्तान इंदिरा के खिलाफ हो गया था इमरजेंसी के कारण। तो इनके पास जाके बैठी करपात्री महाराज के सारे वोट मुझे दिलवा दो, मैं आप जो कहूं कहूंगी। वो आदमी फकीर था, वो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप गौ हत्या बंद करवाओ। वो बोली बिल्कुल, मैं जैसे ही सत्ता की बागडोर थामती हूँ मैं गौ हत्या बंद करवाऊं। पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज चली, एक ब्राह्मण, एक ईश्वर रूपी व्यक्ति करपात्री महाराज ने सबको निवेदन किया कि इंदिरा को वोट दो, हमारी गाय, हमारी गौ माता बचा दो। इंदिरा बहुत शक्तिशाली और बहुत ताकत से चुनाव जीत के आई, लेकिन उसने करपात्री महाराज को भुला दिया। महाराज ने कई निवेदन दिए, उन्होंने सुने नहीं। अंत में 10,000 शिष्य, हजारों गायें, हजारों वकील सारे संसद पर अपना निवेदन देने के लिए दिल्ली के सड़कों से निकले। जब ये पता चली बात, इंदिरा जी ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। लाख हजारों बेगुनाह सन्यासियों को मारा गया। जो लोग मरे नहीं थे उनको ट्रक में भर भर के दिल्ली के बाहर ले जाके जलाया गया। मरे नहीं है, भीड़ में दब गए, किसी का पैर टूट गया, किसी की हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया, पड़ा है आदमी, उसको भी उठा के बाहर ले जाके जला दिया। जो मरे थे उनको जला दिया, नहीं मरे थे। गोपाष्टमी के दिन हादसा हुआ, और गोपाष्टमी को ही करपात्री महाराज ने श्राप दिया कि तुम्हारे संपूर्ण वंश का नाश होगा, और गोपाष्टमी को होगा। संजय गांधी गोपाष्टमी को गए, इंदिरा गांधी गोपाष्टमी को गई, राजीव गांधी गोपाष्टमी को गए। ऐसी ताकत देने वाली उंगली भी यही है। और आपको बुरे से बुरा कर्म करने के लिए भी, आपको समाज के नजरों में गिराने के लिए भी यही उंगली विशेष है। ये उंगली सीधी चाहिए, नियंत्रित लंबाई वाली चाहिए, तो जीवन का संतुलन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। संतुलन के लिए तो इसको बनाया है भगवान ने। मैं शुरू से बता रहा हूं, सारा संतुलन इस उंगली के पास। इस उंगली का शरीर में महत्व ऐसी प्रबल मान्यता है कि शनि उंगली हमारे पेट से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और इसलिए यदि अग्नि की कमी, अपचान आदि के कारण पेट में गड़बड़ी हो तो व्यक्ति को दुख और अवसाद का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस उंगली का यकृत से विशेष संबंध है, और यदि इसमें कोई असामान्यताएं हो तो माना जाता है कि व्यक्ति को यकृत की असामान्यताएं होंगी। यकृत की असामान्य, अब ये क्या है, कैसे, ये सारी चीजें हम इनके अलग अलग चक्रों के साथ और
इनकी ग्रंथियों के साथ जरूर समझेंगे आगे। पहले तो इस उंगली के विशेष गुण समझ। यदि शनि की उंगली अन्य उंगलियों की तुलना में मोटी हो, चौड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह अधिक बार होता है। साथ ही यदि उंगली बहुत लंबी हो, यह निराशवाद और कठोर स्वभाव का, भ्रष्ट सोच और उदासी का संकेत देती है। देखिए, नर का नारायण भी हो सकता है और नर का वो पतन होके राक्षस भी हो सकता है। ये उंगली बहुत लंबी हो जाए तो निराशावाद, कठोर स्वभाव, भ्रष्ट सोच, उदासी का भी संकेत देती है। डॉक्टर शिरो इशी नामक एक आदमी, जापान का एक जीव शास्त्रज्ञ, जो दूसरे महायुद्ध में चाइना पर जापान ने कब्जा कर लिया और वहां पे एक प्रांत में शिरो इशी को विशेष संशोधन के लिए भेज दिया। जो भी युद्ध कैदी पकड़े जाते उनको शिरो इशी के कैंप में भेज दिया जाता। कोरिया, उसके बाद चाइना, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों से युद्ध कैदी पकड़ के वहां पे लाए जाते और शिरो इशी क्या करता, उनको अपने ऑपरेशन टेबल पे जिंदा बांध देता था, जिंदा बांध देता था। दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए। फिर क्या करना है, फिर उसकी एक टांग को काटना है, वहां हाथ जोड़ देना है। एक हाथ को काटना है, दूसरे आदमी के हाथ को वहां लगाना है। ऐसे कोई भी उटपटांग कार्य करता था। गर्भवती महिलाओं को पेट फाड़ के बालक को बाहर निकालना, और इसके लिए उन लोगों को कोई एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता। दूसरे की टांग आपके जगह जोड़ दी, आपकी टांग दूसरे किसी को जोड़ दी, हाथ की जगह टांगे जोड़ दी। उसने हजारों अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। किस लिए? बहुत ही भयंकर किस्म के जीवाणु पैदा करने, बहुत ही भयंकर किस्म के जीवाणु पैदा करने के लिए। क्योंकि युद्ध का ये और एक स्तर आने वाला था। जब आप युद्ध जीत नहीं सकते हो तो ऐसे जीवाणु बना दो, जो जीवाणु आप उस देश में छोड़ दो और वो देश के लोग अपने आप ही मर जाएंगे, लड़ने की जरूरत ही नहीं। और उसमें बहुत सारे अलग अलग जीवाणु बनवाए, प्लेग के जीवाणु बनवाए और चाइना के अलग अलग गांवों पर उसने प्रयोग किया। हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट। डॉक्टर शिरो इशी ऐसा आदमी है, श्रेष्ठतम वैज्ञानिक है, लेकिन इतना क्रूरतम, इतना दुर्भागी व्यक्तित्व वाला आदमी दुनिया ने नहीं देखा। आप डॉक्टर शिरो इशी के बारे में गूगल करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मित्रों, आपकी रूह कांप जाएगी। इतने भयंकर लोग इसी शनि की उंगली के कक्षा में आते हैं। शिरो इशी कभी अच्छा नहीं था, लेकिन देखिए दुनिया भी कैसी जालिम है। दूसरा महायुद्ध खत्म हुआ, अमेरिका जीता, जापान हारा, लेकिन शिरो इशी को कौन लेके जाएगा, इसके लिए एक जंग छिड़ गई। और अंत में अमेरिका पहले से ही सबका भाई, बड़ा भाई है, उसने उठा लिया शिरो इशी को, बड़े सम्मान से अमेरिका लेके गया और उनके इतने सालों के तजुर्बों को इस्तेमाल करके उन्होंने उसको बोला, भाई अब तुम्हारे हमारे यहाँ सारे संशोधन करो और तुमको चाहिए जितनी हम दवाइयां और चाहिए जितने तुमको लोग देंगे, उसके ऊपर तुम अलग अलग प्रयोग करो और दुनिया को खत्म करने के लिए हमें कोई नए औजार बनवाते हैं। और बहुत साल 1945, 2 जुलाई 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1 जुलाई 1939 को शुरू हुआ, 2 जुलाई 1945 को खत्म हुआ। 6 साल चला, 6 साल 1 दिन। और उसके बाद करीब करीब 20 साल ये आदमी, 1967 तक ये आदमी जब अमेरिका में बहुत बड़े संशोधन में लगा। इसका अच्छा पार्ट क्या है, ये आदमी संशोधक है, शनि का काम है।
इसका बुरा पार्ट क्या है? ये क्रूर है, निराशावादी, कठोर है, भ्रष्ट है। लोगों के लिए इसके दिल में कोई दया नहीं। आप आज कक्षा खत्म होने के बाद शिरो इशी के बारे में जानकारी जानो। चाइना का एक ऐसा कैंप जहां मानवता ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को अनुभवित किया। अच्छे भले चंगे लोगों को उनकी जागृत अवस्था में काट काट के मारा गया और उसके ऊपर प्रयोग किया। तो ये उंगली जो है मित्रों, ये आपको कहीं पर भी लेके जा सकती, किसी भी स्थिति पर। इसकी स्थिति को आपको बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा। इसकी स्थिति को आपको बड़े गूढ़ तरीके से समझना होगा। मैं आपको सारे सूत्र दूंगा, लेकिन अब कुछ समय के लिए मैं विश्राम लूं। 1 सप्ताह के लगभग मैं विश्राम लूंगा। आपको अब मिलूंगा 9 तारीख को। 9 तारीख तक मैं व्यस्त रहूंगा मेरे व्यक्तिगत कुछ विशेष आयोजनों के साथ। तो मैं सबको अनुमति चाहता हूं, सबको विनम्र निवेदन है, मुझे अनुमति देवे। एक यात्रा में जा रहा हूं और मैं 9 तारीख को पुनः प्रस्तुत हो जाऊंगा। 9 तारीख को मंगलवार है जून की। तो मैं चाहता हूं, अगर आप लोगों की इच्छा सप्ताह में 3 ही कक्षाएं लेनी है, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को हम कक्षा रखेंगे और बीच वाले दिनों में आपको अभ्यास के लिए 1-1 दिन अवकाश मिले। आप निरंतर कक्षा चाहते हो या आप अवकाश में कक्षा लेना चाहते हो, ये आपका चुनाव है। हमने हमारा जो भी पहला पड़ाव था 25-26 घंटों का पूरा कर लिया। शुरू में ही मुझे आयोजकों का कहना था कि लोग निरंतर पढ़ने में विश्वास नहीं रखते, थक जाते हैं। लेकिन मेरा कहना था कि लोगों का रुझान बनने के लिए मैं एक शुरू का आधा अभ्यास उनको निरंतर देता हूं, लोगों का रुझान बन जाएगा। 2 ही दिन मिलूंगा, वापस अगले सप्ताह तो बहुत सारे लोग भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो अब आपको अगली यात्रा कैसे करनी है, आपको तय करना है। आप बताएं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस विषय पर हम कोई भी जो भी उचित निर्णय है करेंगे। आयोजकों से मेरी बात होती रहेगी, उनके साथ मैं कोई भी उचित निर्णय के लिए तत्पर हूं। आपका रुझान बताएं, कक्षा 3 दिन रखनी है या कक्षा निरंतर रखनी है। आपको जो चाहिए वो करें, आपकी सुविधा के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। लंबी कक्षा हो गई, आप लोग भी रोज पढ़ पढ़ के थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। सारी पीपीटियां, सारी जानकारियां, सारे वीडियो कल भेज देता हूं। आप 1 सप्ताह तक आनंद लो, इसको रिवाइज कर लो, फिर और नए रहस्य और नई जानकारियों, इससे भी बेहतरीन कक्षा लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। मुझे थोड़े समय के लिए आप सबको अब आज्ञा देनी पड़ेगी। मैं पारिवारिक आयोजनों का हिस्सा हूं, तो मैं पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए यात्रा में रहूंगा। तो आप सभी लोगों को मेरी यही विनती होगी कि आपका रुझान स्पष्ट करें और मुझे थोड़ा समय दें। कक्षा आज की यही खत्म करता हूं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जी 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 आदरणीय, हम ये पूछ रहे थे कि जो ये शनि की उंगली है, अगर ये अनामिका की तरफ मुड़ जाए तो क्या होगा और तर्जनी की तरफ मुड़ जाए तो क्या होगा? राधा जी, ये पूरी कक्षा अभ्यास चलेगा। अगली कक्षा में मैं इसी के ऊपर आपसे बातचीत करूँ। जी लगभग जी एक कक्षा पूरी पढ़ाऊंगा। अब संक्षेप में उत्तर देने से अच्छा है कि मैं पूरा समर्पित और विस्तार से बताऊं। ठीक है सर ये आदरणीय। शिरो ये सर शिरोइशी का पूरा मतलब पूरा नाम क्या था या क्या स्पेलिंग है उसकी? शिरोइशी, शिरोइशी लिख लो। स्पेलिंग हाउ डू यू स्पेल इट? मैं आपको उनका एक लिंक भेज देता हूँ, उनकी ठीक जानकारी है सर। भेज देता हूँ थोड़ी देर में। जैसे ही मैं कक्षा का अंत कर दूंगा, मैं इसकी जानकारी भेज दूंगा। आप इस व्यक्तित्व को जरूर पढ़ें। आपके जी सर। जीवन में ऐसे लोगों को समझना ही होगा कि जिन्होंने मानवता के लिए क्या किया और मानवों ने मानवों के लिए क्या किया। श्योर श्योर। इसको बचा के भी इंसानों ने क्या किया, और भयंकर बायोलॉजिकल वेपन्स बनाया अमेरिका। कितना दुर्भागी इंसान है। सर इंसान एक और शंका थी मेरी थोड़ी छोटी सी। जी जी, ये जो गोपाष्टमी है ये तो मेरे ख्याल में कार्तिक के महीने में आती है, जी जी।
लेकिन संजय गांधी और नहीं, राजीव वो कब आती है इसका सूत्र, मैं पंचांग का अभ्यासक नहीं हूं साहब, मुझे इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन इस विधान की सत्यता आप गूगल के माध्यम से बिल्कुल सटीक रूप से ले लो। संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तीनों भी गोपाष्टमी के दिन ही गए। तो नहीं, मेरी शंका यही है सर, ये कैसे पॉसिबल है कि वो अगर वो अक्टूबर नवंबर में होती है तो ये तो जून में मरा था, एक मई में। मैं क्या कहता हूं साहब, इस विषय की जानकारी पंचांग वाले मेरे से बेहतर दे ठीक है, सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं तो थैंक हूँ यू। वास्तव सामुद्रिक का, मैंने जो अनुभवित किया और जिसको प्रमाणित रूप में पढ़ा है वो आपके साथ साझा किया है। आप करपात्री महाराज और गोपाष्टमी इतना ही लिख दो, करपात्री महाराज और इंदिरा गांधी इतना ही लिख दो, और देखो कितनी सारी जानकारी आपके सामने तुरंत आ जाएगी। ठीक है सर, आपको आई विल आनंद सर्च आएगा। इट। सर मैंने बिल्कुल पढ़ा है बिल्कुल। ये करपात्री महाराज वाला, आई हैड कम टू नो। जी 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 हाँ सर, पढ़ा है, सुना है ये भी। परम आदरणीय सर, एक मिनट बोल सकता हूँ? मैं ये कह रहा था सर, अब आप जा रहे हैं, उसके बाद हमें पता नहीं सर आप कितना बिजनेस है आपका, कितने बिजी हो, पर क्या हम इस सेशन के बाद सीख के आपके वहाँ 5-7 दिन के लिए आ सकते हैं? मुझे पूरे सेशन के बाद 2-4 महीने के बाद, मतलब जो आप सिखाओगे वो पूरा करके अलग से एक्सपीरियंस के लिए आ सकते हैं 5-7 दिन के अरे रुकने के लिए? साहब, आप इस छोटे भाई के घर कभी भी पधारें, आपका स्वागत है। आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं आजीवन देता रहूंगा। आपकी यात्रा हुई, ठीक है। ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाते रहूंगा। आप राधा जी के संपर्क में बने रहें, ये लोग मुझे छोड़ते नहीं है, वापस उठा के ठीक है सर। लेके आएंगे ही आएंगे, मैं सर आपको बोलता हूँ। सर, ये पंढरपुर तो तीर्थ है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ। बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ है। हाँ, तो फिर तो इधर आना ही भी चाहिए ऐसा हमें। ही है सर। दक्खन की काशी है साहब, दक्खन की काशी है। फिर तो जाना ही चाहिए सर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, मोदी जी ने पहला कॉरिडोर बनारस में बनाया, दूसरा उज्जैन में बनाया और सर तीसरा पंढरपुर में सर बनने जा रहा है। तो पंढरपुर ये श्रेष्ठतम धर्म स्थल है, जी। और सर, केंद्र सरकार उसके लिए बहुत आग्रही है कि यहाँ पे तीसरा कॉरिडोर बने, उसके लिए सारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हेलो। फिर तो जरूर आएंगे सर, फिर तो जी जरूर जी, आएंगे। इधर बिल्कुल। इधर दिल्ली वाले हैं ना, ये टूर प्लान करते हैं 5-7 दिन का, जी, जो बाकी पक्का बैलेंस पक्का। सेशन है उसके बाद ठीक है सर। आप सर आपसे एक हफ्ते रहेंगे तो विनम्रता सीखेंगे सर, पोलाइटली हेलो सर, वो सीखेंगे। नमस्कार। नमस्कार बजाज जी। हाँ जी, तो अप्पा जी हाँ, नमस्ते। मुझे एक बात जानना है, पंढरपुर में एक मंदिर प्राचीन है और जहाँ माता पिता को लेकर आते हैं तो बहुत पुण्य होता है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो हाँ जी, मुझे हाँ ये जी, पता नहीं ऐसा ही, ऐसा ही है, ऐसा ही, पंडरीराज जी। ऐसा ही है। ओके, पंढरपुर तो का मुझे महात्मा ये बहुत, जानना था। ओके, बिल्कुल बहुत बड़ा धन्यवाद। महात्मा। हाँ, सर धन्यवाद। हाँ, मीनू जी कुछ बोल रही है, मीनू जी आदेश करें। हाँ, नहीं सर, आदेश नहीं, मैं एक प्रश्न था, जैसे अभी आपने जो ये दिमाग उंगली के ऊपर जो आपने ये बताया ना कि चक्र जो होते हैं, जी फिर उसके आपने सिम्टम्स भी बताए कि भाई उसमें व्यक्ति की नेचर ऐसी रहती है कि वो खुल के खर्च नहीं कर पाता, मतलब उसकी जो क्षमताएं हैं वो उसको एक्चुअली नहीं पता होती। बिल्कुल। उसको क्षमताओं को जैसे अब आपने जागृत किया जी कि भाई वो बचा करके खर्चा करेगा, और उसकी क्षमता जबकि उससे ज्यादा है, मतलब उसको बहुत ज्यादा मिल सकता है, जी, लेकिन ऐसे फिर बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात पता ही नहीं होती कि उनके पास क्या है। बिल्कुल। और सर दूसरा मेरा ये था कि जरूरी नहीं है कि चक्र होने से ही मतलब ये संपत्ति, ऐसा कोई पैसा जरूरी नहीं, संपत्ति आपके मेहनत का फल है, आपके एक्चुअली। पुण्य का कर्म है, जी ये सर। ईश्वर की एक सुविधा है आप। जी सर मुझको एक बात जो आपने बताई है वो एक समझ में आई है कि जो मध्यमा है उसका सहस्त्रार के पे सबसे पहले पोर से संबंध होता है। अच्छा, सही है। तो शायद वो इसलिए कि ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपको देने की कुव्वत रखता है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया वेदपाल साहब, जी। लेकिन वो स्थिति, इस उंगली की, हमें हमें इस उंगली की स्थिति को समझना बड़ा मुश्किल है।
जी हमारे पास अनुपात ही नहीं, आज तक मध्यमा को कभी गंभीरता से लोगों ने लिया नहीं लिया है। जबकि मैं कहता हूं मध्यमा के सिवाय तो आपका कुछ चलेगा भी नहीं, हम्म, क्योंकि यही एक है जो सारी सारी उंगलियों को गिनने का माध्यम है। जी करेक्ट यही करेक्ट है सर। यही है जो आपके संतुलन का, आर्थिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, वैचारिक हो, सभी का संतुलन इसी के पास है। हम्म, जैसे अभी मीनू जी ने बताया कि चक्र है तो आप अमीर होंगे, कोई जरूरी नहीं है। चक्र नहीं तो भी आप बहुत अमीर हो सकते हो। अमीर होने के लिए आपके पास बहुत अच्छे शुद्ध पुण्य कर्म चाहिए, और आप अगर बहुत अच्छे लोगों के आशीर्वाद लेते हो तो आपके जीवन में धन संपत्ति भरपूर आएगी। लेकिन आपके पास इसके अलावा भी अगर, मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं हूं, मैं किसी की बहुत ज्यादा सुविधा या किसी के लिए बहुत ज्यादा तत्पर नहीं हूं, या मैंने बहुत सारा पुण्य कर्म किया भी नहीं, मैं तो अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खुश हूं, तभी अगर ईश्वर की मेरे पे कृपा है तो वो मैं कैसे समझूं? ये बहुत कम है ना, ऐसे लोग ही कम है। 100 में एक लोग भी नहीं मिलते, 100 भी एक आदमी नहीं मिलता। सही है। तो मीनू जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका अमीर होने से कोई लेना देना नहीं। अमीर होने का ये एक सीधा सरल रास्ता है। नहीं सर, मैंने यहाँ अमीर होने, मेरा कहने का मतलब था आपने संकल्प शक्ति को जो आपने दृढ़ता दी है ना, हाँ जी कि संकल्प शक्ति आपकी अगर दृढ़ है जी। तो आप मतलब चक्र है या नहीं है उसका कोई वजूद नहीं है। मतलब वो तो आपने एक संभावना बताई है कि चक्र होता है तो ऐसा हो सकता है। नहीं नहीं और नहीं व्यक्ति नहीं नहीं, मैं थोड़ा इसमें करेक्शन करता हूँ। वही मैं जानना चाहती हूँ सर। संकल्प करने से ईश्वर आपको हर चीज देता है, लेकिन कब देगा ये समय ईश्वर के हाथ में है। मेरा संकल्प कितना भी शुद्ध हो, मेरे कर्म कितने भी अच्छे हो, मुझे कब मिलना है ये ईश्वर तय करे। लेकिन ये चिन्ह ऐसा है कि समय चुनने का अधिकार मुझे मिला। कितना बड़ा अंतर है देखिए। आपके पास चक्र नहीं है, आपने बहुत अच्छे कर्म किए, पुण्य कार्य किया, कड़ी मेहनत करी, फिर भी आपको कौन सी चीज कब मिलनी है इसके ऊपर आपका जोर नहीं है। लेकिन मैंने संकल्प किया, मैंने समय निश्चित किया, मैंने तिथि निश्चित की, और उसी दिन मेरा कार्य हो गया। ये कितना बड़ा अंतर, इस चीज को समझिए। संकल्प करने से तो सभी लोग बड़े होने ही हैं, लेकिन समय सभी के साथ नहीं, समय मात्र इनके साथ है। और ये सर समय पेट का क्या इलाज, सर पेट का इलाज क्या होगा शनि की उंगली गड़बड़ है तो? ये आवाज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जूम यूजर जो भी हैं ये प्लीज पहले तो अपना नाम बताएं, और जो भी ऐप यूज कर रहे हैं ना उस ऐप को बंद करें, क्योंकि उससे उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं आ रही। जी ठीक है, आप जो भी ऐप यूज करें, जो भी यूज करें, पहले उसको ठीक करें। अ, और आगे से भी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज अपना नेम यूज करें। जी, बहुत अच्छा निवेदन। सर एक बात पूछना चाहती हूँ। जी सर जैसे अभी आपने जो भी इन दिनों में उंगलियों की रचना संरचना, हाथ की रचना, उसके ऊपर आपने साइंटिफिक निवेदन। बातें बताई। सर जैसे अब इनको हाथ में जो चक्र है, लाइनें हैं या ये पर्वत हैं, हम एक और मान्यता है ना कि चैंटिंग करो, क्लैपिंग करो, उससे बॉडी में बेटरमेंट होती है। बिल्कुल, ये बहुत चक्र, तो उसका आपकी इस थ्योरी से रिलेशन है? ये तो जो फिक्स्ड हो गया फिक्स्ड हो गया, या ये एक्टिवेट होते हैं उससे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी अभी जो मीनू जी ने सवाल पूछा ना, उसी कक्षा का सवाल आपका है। मीनू जी कहती हैं कि संकल्प करने से ईश्वर आपको हर चीज देगा। 100% सत्य है। संकल्प जितना शुद्ध उतना आपको आपका कार्य बिल्कुल सफलतापूर्वक और अच्छे नतीजों के साथ पूरा होगा। लेकिन कब पूरा होगा ये आपके हाथ में नहीं। चैंटिंग का तो महत्व कलयुग में बहुत बड़ा है। नहीं सर, ये जो क्लैप करके चैंटिंग करते हैं ना,
कि मैं वही हाथों बोल रहा हूं, आप अगर क्लैपिंग करते हो, ताली बजाते हो, आपके सारे चक्र, आपकी अंतस्थ ग्रंथियां, आपकी ऊर्जा बहुत गतिमान हो जाती है और आप विश्व के असीम अमूर्त ऊर्जा से जल्दी जुड़ जाते हो। लेकिन मैं वही बताऊंगा, वो जुड़ने से आपको कुछ देगी ऐसा जरूरी नहीं है। कौन सी चीज आपके जीवन में कब आएगी, इसका चुनाव आपके हाथ में नहीं है, ये चुनाव ईश्वर के हाथ में है। जसु अपजसु हानि लाभु जीवन मरनु सब है विधि के हाथ। इसीलिए तुलसीदास जी ने और एक बहुत बड़ी सुंदर बात कही है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। ईश्वर का नाम लेते रहो, आपके जीवन के सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। ईश्वर आपको सब कुछ दे देगा। आप ताली बजाओगे, आपकी अंतस्थ ग्रंथियां सतेज हो जाएंगी। केवल नाम लेते रहोगे तो नाम लेना ही ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग कलयुग का है। आप ईश्वर के पास जाके देखिए, आप क्या पाओगे। आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ बात वो आपके मन की शांति, और हर कोई चाहता है कि ईश्वर के चरणों में ही जाए, अपार शांति वहीं पर हो। लेकिन आप ईश्वर के चरणों में तब जाओ जब आपके सारे कर्तव्य यहाँ के पूरे हो जाए। मैंने आपको अब्राहम मैस्लो का त्रिकोण बताया था। मैं आपको सनातन हिंदू धर्म के 4 आश्रम बताता हूं, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। देखो, मुझे संन्यास तो होना ही है, लेकिन मैं पहले गृहस्थी तो पूरी कर लूं। मेरी सारी जिम्मेदारियां, मेरे कार्य, मेरी आवश्यकताएं, मेरे सपने तो पूरे कर लूं। वो पूरे किए बगैर मैं ईश्वर के पास नहीं जा सकता। मैं अगर वहां पे जाता हूं, ये खालीपन मुझे वापस लेके आएगा। सनातन हिंदू धर्म कभी भी नहीं कहता कि आप पैदा हो गए और तुरंत भगवान के पास चलो। नहीं, आपको इस जीवन के सारे चक्रों को पूरा करना है, जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, और फिर अंत में ईश्वर को उपलब्ध होना है। कोई जिम्मेदारी छोड़ के आप ईश्वर के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। बहुत कम ऐसे श्रेष्ठ सिद्ध लोग आते हैं जो ईश्वर स्वयं उनके रूप में समाज के उद्धार के लिए आते हैं। जैसे मीनू जी ने प्रेमानंद जी महाराज का बताया, ऐसे लोग कितने हैं। हम सारे लोग जो है ईश्वर प्राप्ति की तरफ तभी जाएंगे जब हमारी जीवन की सारी आवश्यकताएं, जरूरतें पर्याप्त धन के माध्यम से पूरी हो जाए। तो पर्याप्त धन को पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत, संकल्प, आपके शुद्ध भाव तो बनाने। उसके बाद भी धन कब मिलेगा आपके हाथ में नहीं। आप संकल्प करो, उचित समय पर ईश्वर दे दे। चक्र होने से क्या होगा, संकल्प आपको करना है, समय सीमा को भी आपको तय करना है। ईश्वर ने वो अधिकार उसको पास नहीं रखा, आपके पास नहीं। जब आप सीमा तय करेंगे उसी समय आपका काम होगा। और इसका अनुभव राधा जी, रंजीत जी ने 100% लिया है। आप राधा जी और रंजीत जी इस बारे में अपने निवेदन रख सकते हैं कि हमने इसको अनुभवित किया है। नहीं, जिस दिन चाह उसी दिन पाया, रुकने का काम नहीं। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिला क्या आभा जी? यस सर। जी, तो मैं इतना ही कहूंगा, कुछ चीजें आपके चक्रों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से आपके पास आ गई है। डर्मेटोग्राफिक्स में और भी कुछ ऐसे रहस्यमय चिन्ह हैं जो आपको सीधे ईश्वर से जोड़ देते हैं। कोई चिन्ह ऐसे जो आपके ऊपर कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए। अहमदाबाद में एक एरोप्लेन सीधा एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया, 380 लोगों में से 379 लोग मर गए, एक आदमी उतर के चलता चला गया। सारी दुनिया आश्चर्य करती कि ये आदमी कैसे बचा, इतने सारे लोग मर गए। तो ऐसे चिन्ह हैं कि भयंकर से भयंकर आपत्ति में से ये लोग बिल्कुल बिल्कुल एकदम भगवान उनको बचा के लेके आता है। ऐसे भी चिन्ह है। हमारी इसी कक्षा में आमी मेहंदी रत्ता जी करके एक बहुत बड़ी डर्मेटोग्राफिक्स की विशेषज्ञ हैं। उनके जीवन में, उनके हाथ पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं डर्मेटोग्राफिक्स जो उनके जीवन में कई बार उन्होंने मृत्यु को अनुभवित किया और मृत्यु के दरवाजे से
बिल्कुल है वैसे ही वापस आ गई, कोई खरोच नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, लेकिन मध्यमा के कारण मैंने आपको ये बताया। बाकी उंगलियों में वो बताने का प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि वो चिन्ह ही हालांकि वो टर्मिनोलॉजी का हिस्सा है। हमें शंख चक्र सीपी का बेसिक नॉलेज इस कक्षा में देना है, तो वह मैं दूंगा। और बेसिक नॉलेज में मध्यमा भी आती है और चक्र भी आता है, तो ये दोनों चीजें मैंने दे दी। तो और भी बहुत सारे रहस्य जो आपको आगे अनुभवित करते हैं, करने के लिए अलग कक्षाएं करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी जी आज आपने राधा जी को, रंजीत जी को ना मैजिक की दे दी है उनकी जी जी क्षमताओं जी। को पहचानने के लिए। लेकिन जी सर, आज बहुत बढ़िया सूत्र मिला सर हमें। नहीं, बहुत। लेकिन आपसे मैत्री करूंगा ना मैं, क्योंकि ये सूत्र का फायदा जब होगा तब मैं आपके साथ रहूंगा ना। हाँ जी सर, जी सर। तो सर वही ना कि हस्तरेखा का फायदा वही है कि हम कुछ जान करके उसको कैसे पॉजिटिव अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं तो सर, रूपांतरण रूपांतर कहूंगा मैं सर, मैं शब्द को जी सर, और मजबूती दे रहा हूं। रूपांतरण, जीवन रूपांतरण, ये बदलना सर। चाहिए। आज आप जो हो, कल किसी को पहचान में नहीं आओगे कि यार ये पिछले कुछ सालों पहले वहां पे गद्दी लगा के हाथ लोगों के देखते हैं, आज तो कहाँ चले गए। हम्म। और आप उस वक्त बता सकते हो कि भाई साहब, मेरा संकल्प ईश्वर ने 100% पूरा किया, जो मैंने मांगा वो मेरे समय के अनुसार उसने दिया, जब मैंने चाहा तब। लेकिन मैं सर पहले ही एनर्जी मेरी 25% एक्टिवेट थी, आज तो 100% अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर दी है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपकी इस ऊर्जा का ऐसे ही सम्मान और ऐसे ही इसमें विकास में लगा रहूंगा। आपके आशीष मेरे ऊपर सदैव बने रहे, यही मेरी आपसे विनती है। जी सर सर, आज की आपसे तो क्लास और लाइफ बहुत तक जुड़े रहेंगे इंटरेस्टिंग सर, रही। आपसे तो हमेशा जुड़े ही रहना है, रिसर्च धन्यवाद। चलती रहेगी। सर आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रही, और आपने स्पेशली नोट किया होगा जब पैसे की बात आती है तो सब एक्टिव हो जाते हैं। बहुत गंभीर हो ठीक है। गए थे सभी लोग, बहुत शांत हो हाँ, गए थे, बहुत शांत। लेकिन जिनके नहीं था वो बेचारे दुखी हो रहे थे कि भाई हमारे पास तो है ही नहीं है निशान, पता नहीं हमारी जेब में पैसे आएंगे नहीं आएंगे। नहीं, उनके संकल्प से उनको मिलेगा ना। देखिए मीनू जी ने कितना बड़ा सिद्धांत कहा कि शुद्ध संकल्प, कड़ी मेहनत और कल्याण का भाव हो तो आपके जीवन में सारी संपत्ति आनी ही आनी है। हाँ, समय तय नहीं है, तुमको मालूम नहीं, संभवतः मैंने कार्य अच्छे किए लेकिन सारा योगदान मेरे आने वाले पुश्तों को मिला। क्या मालूम हम किसकी पुण्यों का हम हमारे जीवन में आगमन हो रहा है। सर लेकिन शनि की उंगली जब हम कह रहे हैं तो शनि देव तो हैं ही कर्म के देवता, तो ऑब्वियसली कर्म करेंगे तो इंसान को मिलेगा ही। जी मिलेगा। लेकिन है चाहे रंजीत जी की बात करो या राधा जी की बात करो, वो वैसे भी अकेले रहने वाले लोग नहीं है, वो नहीं, जोड़ते ही रहते हैं कॉन्टिन्यूस सबको। बिल्कुल। जैसे रंजीत जी तो मुझे एक इवेंट में मिले थे और वहां उन्होंने नंबर लिया और हम लोगों की बातचीत हुई, और उसके बाद राधा जी मिली हैं। लेकिन मेन चीज क्या है ना कि कॉन्टिन्यूस लोगों को जोड़ते रहना। जी 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 ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दिया, वो कॉन्टिन्यूस जोड़ने वाले लोग हैं। जी जी। दोनों ही, दोनों ही। और सर इसका धन्यवाद हम हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि जो मिल रहा है वो शायद उन्हीं के माध्यम से हमें मिल रहा है। थैंक यू मैं राधा जी। उनको धन्यवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने लेने के लिए मुझे समय दिया, उन्होंने आपसे मिलवाया। मैं तो दोनों का भी धन्यवादी हूँ, और मैं आप लोगों का आशीष ले रहा हूँ। इससे बड़ी जीवन में कमाई कोई नहीं। मैं तो वही मानता हूँ कि मेरे जीवन में आशीष से सबसे बड़ा और कोई मार्ग ही नहीं है। यही मार्ग से मेरे पास आशीष आ रहे हैं। सर देखिए, जो यूनिवर्स है ना उसका सिद्धांत है कि जो आप देते हो ना वो मल्टीपल होकर के फिर आपके पास वापस ही बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सत्य। देखो भाई, धन्यवाद मत दो कोई भी। देखो हम सब आपस में मिलके बैठ रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। जी और राधा जी क्या नहीं, चाहिए। वो तो अपनी जगह है राधा जी, लेकिन जी सर, बात ये है सर ना, जैसे ना जोड़ना तो आपका काम था सेम ना। वाइब्रेशन वाले लोग हैं ना, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है कि सारे अध्यात्म वाले हैं, ज्योतिष वाले हैं, अकल्ट वाले हैं सारे, तो एक बहुत अच्छी अच्छा पॉजिटिव लग एनर्जी क्रिएट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव। बहुत और ग्रेटिट्यूड देना तो हमेशा सब बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए, बिना ग्रेटिट्यूड के तो कुछ फलित ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद साहब। चलिए। सर सर हमारी जो मध्यमा है ये आकाश तत्व को प्रेजेंट करती है। अच्छा। आकाश तत्व पे ये चिन्ह बन रहा जी है। अभी ये जो है ना, मतलब ये
इंटरनेट पे ये बहुत सारी चीजें मौजूद हैं कि ये हाथ ऐसा है, वो हाथ वैसा है, ये एयर, ये वाटर, ये, मैं इन चीजों में आपको नहीं फंसाना चाहता क्योंकि वो ज्ञान वहां पे उपलब्ध है, वहां से ले लो। मैं ऐसी चीजें देने में बैठा हूं जो कहीं नहीं है ही नहीं। नहीं सर, अभी जो आपने बोला है उसी से मैं कह रही हूँ। नहीं 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 नहीं, शनि शनि जो है ना, और शनि की उंगली जो है ना, ये पृथ्वी तत्व है। लेकिन अभी हाथ के आकार अपन से, अपन डर्मिटोग्राफी में कहते हैं, लेकिन तत्वों में अगर नहीं नहीं देखते नहीं, हैं तो चक्र इसे चक्र चिन्ह आकाश वायु तत्व बोला वायु गया है। तत्व है, चक्र चिन्ह वायु तत्व है। शनि आपका हमेशा धरती तत्व है। सर शनि जी तो सर। वायु तत्व है। अब देखिए ये जो है ना, हमारे गर्भिडोग्राफिक्स में चक्र चिन्ह को हम वायु कहते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा है आपके हस्तरेखा में कि ये पृथ्वी तत्व है। अब क्या इस तत्वों के पीछे उन्होंने कौन से सिद्धांत जोड़े हैं, क्या है? सर ऐसा है कि शनि की एक राशि पृथ्वी में आती है और एक राशि वायु में आती है। अच्छा, हाँ तो हाँ। हाँ, तो सर जैसे 2 6 10, तो 10 जो मकर राशि है वो पृथ्वी में आएगी, और 3 7 11, तो 11 कुंभ राशि ये वायु में आएगी। वायु तो में इस जाएंगे। कारण से पृथ्वी, ये हम इसको शनि को पृथ्वी और वायु दोनों तत्वों का माना जाएगा, क्योंकि दोनों राशियां दोनों में पड़ती हैं। अरे वाह वाह, बहुत पर शानदार। जी मेरे जी सर। आपने बचा लिया बबीता जी मुझे। ये में बहुत अच्छा लॉजिक सर दिया। मेरा यहाँ पे कहने का बस एक यही था, मेरे क्या कहते हैं कि निरीक्षण से, कि हम जैसे यहाँ संकल्प की बात कह रहे हैं कि हम हमारी कैपेसिटी के 3 पट 5 पट 10 पट हम संकल्प ले, संकल्प मात्र वास्तविक होना चाहिए, ये आप हमेशा बोलते हो हमें, और हमने उसका खूब अनुभव भी लिया है। अभी मीनू जी ने जो शिद्दत शब्द उपयोग किया ना, तो बस मुझे इतना ही याद आया यहाँ पे कि नाभि से, नाभि ये एक्चुअल हमारा मन है, क्योंकि कोई घटना सुनते हैं तो हमारे ना पेट में अपन पोटात गोळा येतो म्हणतो, यानी कि पेट में हलचल मचती है। तो नाभि से हम कोई संकल्प लेंगे और वास्तविक लेंगे तो पूर्ण होगा, जिसके लिए एक बहुत अच्छा वाक्य है कि हम जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं उसे देने के लिए सारी कायनात एक हो जाती है। अब गुड देखिए, कॉम्प्लीमेंट। आपको इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देके आज की यात्रा खत्म करता हूँ। वाणी के 4 प्रकार बताए गए हैं। जी। वाणी वाणी जो हम जबान से बोल रहे हैं उसके अलग अलग 4 प्रकार। तो सबसे पहला जो है, जो आपकी नाभि से निकलता है, वो है परा। उसके बाद आपकी विशुद्ध चक्र, यानी आपके आपके अनाहत चक्र से निकलता है, वो पश्चंती। उसके बाद आपके गले से विशुद्ध चक्र, थायराइड ग्लैंड से जो शब्द निकलते हैं वो मध्यमा, और अंत में वैखरी। ये वाणी के 4 प्रकार दिए गए हैं। तो परा यानी आपकी नाभि से निकलना, पराकोटि, ये मराठी में शब्द है पराकोटि, यानी बहुत बड़ी, बहुत ही गहन, बहुत ही श्रेष्ठ। तो वाणी 4 अलग अलग तरीकों से चलती है। वैखरी यानी जो आप मात्र बोलते हो, वैखरी उसको कहते हैं। थोड़ी मेहनत से बोलते हो, थोड़ा उसमें आपके व्यक्तित्व का वजन आ जाता है, मध्यमा। और गहराई से बोलेंगे पश्चंती। दिल से, बिल्कुल आपके हृदय से बोलेंगे, आपका परा तत्व जागृत हो जाता है। और परा तत्व जागृत होना यानी आपका नाभि चक्र, नाभि चक्र यानी आपका, पुनः एक बार, मणिपुर, जो भगवान हनुमान जी का स्थान है। जब भी आप हनुमान जी के स्थान को जागृत करेंगे, जो भी करेंगे, वो सारे कार्य बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएंगे, और बहुत ही जल्दी आपको प्रसन्न होने वाले भगवान भी हनुमान जी है। तो वो ऐसा सिद्धांत भी जुड़ते हैं, परा पश्यंती मध्यमा आणि वैखरी। चलिए आज की यात्रा यही खत्म करते हैं। कल 9 बजे मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आएगी, क्योंकि 9 बजे का समय मेरा बिल्कुल तय था आपसे मिलने का। थोड़ा विश्राम लेंगे, बिल्कुल और सर, थैंक यू सर। बातें हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पर
जो भी सवाल जवाब है होते रहेंगे। सर आपकी कश्मीर की यात्रा बहुत सुखद हो और आप सेफली वहां जाएं और सेफली वापस आए। बहुत अच्छी हाँ सर, शुभकामनाएं, बहुत अच्छी शुभकामनाएं हाँ जी। बहुत शुभकामनाएं सर। जी सर, सर आपको हम भी लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। आपको अच्छा, बहुत सारी अच्छी शुभकामनाएं ट्रैवलिंग। यात्रा के लिए। धन्यवाद 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 सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, सर थैंक यू सो थैंक मच यू, सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत सर, थैंक धन्यवाद। यू। धन्यवाद सर। राधे राधे। थैंक यू। ढेर सारी राधे शुभकामनाएं। राधे सर। बहुत बहुत हैप्पी शुभरात्रि सर। शुभ अभी नमस्कार सर। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्ते। राधे राधे। नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। राधे राधे। कोटि कोटि धन्यवाद सर। आगे थैंक यू सर, विश यू हैप्पी जर्नी। धन्यवाद हाँ आपको सबका धन्यवाद। सबका। हैप्पी जर्नी।